हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 9। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 9 पढ़ेंगे शासक और इतिवृत्त। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले इसके पहले किस वंश ने शासन किया, इसके पहले क्या काल था, उससे पहले जानिए। ठीक है, तो इसके पहले का जो काल था वो था सल्तनत काल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है सल्तनत काल था जिसमें से 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, ये जो सल्तनत काल है इसमें 5 वंशों ने शासन किया। उसमें जो आखिरी वंश था वो था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश था, और लोधी वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इस इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 ईस्वी में हराकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सल्तनत काल ने पांच वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो पांच वंशों के जो सबसे अंतिम वंश था वो पांचवा वंश था लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश का जो सम्राट था, अंतिम सम्राट, वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इस इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक थे वो स्वयं को मानते थे कि मैं जो यहाँ की जनता है उसमें जो है शासन करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। ठीक है, मुगल शासकों ने अपना राजवंश का इतिहास दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखवाया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जितने भी इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार, उसके द्वारा जो है इसका इतिहास लिखा गया था। किसका ना, शासकों का। ठीक है, इन विवरणों से बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, इस जो जितने भी दरबारी जितने भी लेख लिखते हैं, जितने भी ग्रंथ लिखते हैं, उसमें जो है इससे पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के शासक किस प्रकार से थे और उन्होंने किस तरह से कहाँ युद्ध लड़ा, किस तरह से कैसे युद्ध को जीता। ठीक है, तो इसके बारे में जो है विवरण मिलता है। इन लेखकों ने उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की कई जानकारियाँ इकट्ठा की। यह जानकारी शासक के लिए शासन में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है शासक को शासन करने में मदद मिलती है। अब आगे है कि अंग्रेज में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार ने इस शैली को क्रॉनिकल्स अर्थात इतिहास या इतिवृत्त नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि जो अंग्रेजी इतिहासकार था वो इस आधुनिक इतिहासकार को, इस शैली को क्या नाम देता है ना, क्रॉनिकल्स। ठीक है, जिसे इतिहास या इतिवृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतिवृत्त और इतिहास ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। मुगल काल के इतिहास को लिखने में यह इतिवृत्त काफ़ी सहायक स्रोत हुए। अर्थात ये हमारे जो इतिहासकार हैं उसको लिखने, वो जो है जो भी इतिहास लिखते हैं वो जो है वो लिखते हैं तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक चीज़ें थी, आपको समझ में आ गई कि किस तरह से जो है यहाँ पे शासन करता है, किस तरह से जो है यहाँ पे जो दरबारी इतिहासकार हैं यहाँ के वो लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो उसके कारण जो है इन इतिहासकारों को जो है लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा समझिए मुगल साम्राज्य और मुगल शासक और उनके साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मुगल नाम जो है वो मंगल से उत्पन्न हुआ है। मंगल से आपको पता चलेगा कि जो आप क्लास 11 में पढ़े थे चंगेज खान के बारे में, तो उसके बारे में आपको याद आएगा। ठीक है, तो ये जो मुगल नाम है वो मंगल से लिया गया है। ठीक है, मुगल शासक ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। अर्थात ये जो है मुगल शासक वो समझते थे कि ये जो चंगेज खान है मंगोल, वो बहुत ज़्यादा हत्या करता है, तो इससे जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये खुद नहीं चुना था मंगोल। ठीक है, तो किस तरह से इसका नाम मुगल शासक पड़ गया या फिर मुगल साम्राज्य पड़ गया, तो किस तरह से पड़ा इसे थोड़ा समझिए। स्वयं शासक को स्वयं जो शासक जो है वो स्वयं को तैमूरी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये मुगल शासक जो है पितृपक्ष अर्थात पिता के पक्ष से तुर्की शासक तिमुर के वंशज थे। ठीक है, अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो मुगल साम्राज्य था और उसका जो शासक था, मतलब स्थापक शासक जो कि बाबर को माना जाता है, उसका जो पिता था वो तैमूर वंशज का था। ठीक है, इसके लिए जो है वो खुद को तैमूरी कहना पसंद करते थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आगे समझिए, बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां के संबंध थे। ठीक है, उसका पिता जो था वो तैमूरी वंशज का था और वहीं उसकी जो माँ थी वो चंगेज खान के संबंधित थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। दोस्तों एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो इनके पिता हैं और इनकी माता, इनका दोनों का नाम क्या है? बाबर का जो पिता का नाम और उसकी माता का नाम क्या है? आप दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो बाबर है वो कौन सा भाषा बोलता है ना, वो जो है तुर्की भाषा बोलता है। ठीक है, उसने मंगोलों को बर्बर गिराए से हुए इनका उपहार किया। ठीक है, तो इस तरह से जो आप समझ सकते हैं कि उनका जो है किस तरह से जो है इसका उपहार सम्मान करते हैं। ठीक है,
16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियन ने इन इलाकों को वर्णन के लिए जो है मुगल शब्द का उपयोग किया। ठीक है, आप क्या समझ पाए कि जो यूरोपीय थे जो 16वीं शताब्दी के दौरान आए थे, वो जो है इन शासकों का वर्णन किस शब्द से करते हैं ना, मुगल शब्द से। ठीक है, तो तभी से जो है ये मुगल शब्द जो है लगातार प्रयोग में आने लगा, और आज हम लोग जो है मुगल साम्राज्य, मुगल शासक इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक, इसकी जो बुक है उसका नाम है जंगल बुक। ठीक है, कि युवा नायक मंगोली का नाम भी जो है इसी से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो है इनका नाम जो है मुगल साम्राज्य, मुगल शासक या फिर मुगल पड़ गया। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे समझिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लोधी वंश का जो सम्राट था इब्राहिम लोदी, उसके साथ युद्ध लड़ता है कब, 1526 में। ठीक है, ये जो 1526 में ये युद्ध लड़ता है, उस युद्ध को बोला जाता है पानीपत का युद्ध। उस युद्ध में कौन कौन लड़े थे ना, आप क्या बताइएगा कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, वो और इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये इस दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। कब लड़ा गया ना, 1526 में लड़ा गया। और इस युद्ध में क्या होता है ना, बाबर जीतता है। ठीक है, और बाबर जीतने के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य, मुगल इस शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस तरह से इसका नाम मुगल पड़ गया, ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए। बाबर मध्य एशिया में फरगना से उसके प्रतिद्वंदी उज्बेक द्वारा भगा दिया गया था। ठीक है, ये जो उसका प्रतिद्वंदी था उज्बेक, उसके द्वारा जो है बाबर को यहाँ से भगाया गया था। उसके बाद जो है उसको काबुल में स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद वह भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो है वो भारत उपमहाद्वीप की ओर आगे आया। ठीक है, अब आगे समझिए। जो बाबर है, जिसे मुगल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, वो 1526 से 1530 तक शासन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का युद्ध था, जिसमें जो है बाबर जीतता है। ठीक है, पहली इस जो है ये युद्ध जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है तोप का उपयोग किया गया था। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जब बाबर का शासन समाप्त हुआ 1530 में, उसके बाद जो है उसका बेटा जिसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, उसका शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। जो है नसीरुद्दीन हुमायूं, इसका जो शासनकाल है वो है 1530 से 40 तक। उसके बाद 40 से 50 तक कोई और शासन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो 55 से जो 1555 से 56 तक फिर वो शासन करता है। तो ये इसके बीच कौन शासन करता है, इसे थोड़ा समझिए। अफगाना नेता शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। ठीक है, ये जो है अफगान नेता शेरशाह सूरी, ये क्या करता है ना, हुमायूं को पराजित करता है। कब ना, 1540 में। ठीक है, 1540 में जो है शेरशाह सूरी वो हुमायूं को पराजित करता है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो पराजित करके ये खुद शासन करने लगता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हुमायूं जो है वो ईरान भाग जाता है। ठीक है, जब वो हार जाता है शेरशाह सूरी से, तो वो हारने के पश्चात वो ईरान भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1555 में हुमायूं ने सुर को पराजित किया। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1555 में फिर हुमायूं रिटर्न आता है, उसको फिर शेरशाह सूरी जो है उसको पराजित करता है। उसके बाद एक वर्ष में जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात उसके बाद जो है 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका शासनकाल भी समाप्त हो जाता है। किसका ना, हुमायूं का। उसके बाद हुमायूं जो है उसका बेटा जो है जिसका नाम है जलालुद्दीन अकबर, उसका शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो अकबर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर राजा माना जाता था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो है अकबर, इसका शासनकाल माना जाता है 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1556 में किसकी मृत्यु हुई ना, अकबर के पिताजी का ना, जिसका नाम था हुमायूं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि पहले का सम्राट जो था वो था बाबर। उसके बाद उसका जब समाप्त होता है शासनकाल, उसके बाद आता है हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं में बीच बीच में जो है शेरशाह सूरी का शासन हो जाता है। फिर हुमायूं आता है रिटर्न, उसको पराजित करके फिर हुमायूं का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद जो है उसका बेटा अकबर का शासन होता है, जो कि 1556 से 1605 तक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया। मैंने आपको बताया कि जो अकबर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शासक था। ठीक है, इसका साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत तक फैल गया। ठीक है, ये जो अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा विशाल था। इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार किया अपने आप को। ठीक है, अकबर ने ईरान के सफावी और तुरान के उज्बेक की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए। ठीक है, लगाम लगाए रखे। ठीक है, उसके बाद समझिए कि ये जो अकबर है उसके बाद किन्होंने शासन किया। ठीक है, अकबर के बाद उसका बेटा जो है जहांगीर, वो शासन करता है। उसके बाद जहांगीर का जो शासनकाल होता है वो होता है 1605 से
27 तक, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा शासन करता है जो कि शाहजहाँ है, वो कितना साल तक शासन करता है ना, 1628 से 1658 तक, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा शासन करता है, कौन ना, औरंगजेब, ठीक है। कौन उसका शासनकाल कितना रहता है ना, 1658 से 1707 तक, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई कि मुगल साम्राज्य के पहले संस्थापक हुआ कब हुआ ना, जब इब्राहिम लोदी को वो हरा दिया 1526 में, और यहीं पे जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जिसमें से बाबर जीता और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद शासन करता है हुमायूं, ठीक है। उसके बाद शासन करता है उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद करता है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसका जो कालखंड में भी मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो है अकबर मतलब मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको उसकी जीवनी आपको जानना है तो दोस्तों आप, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है आपको, आप उसको जाके टच कीजिए और वहाँ पे जाके देखिए, मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको समझा के रखा है। उसमें मैंने बताया है कि मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उसके नाम मैंने बताया, उसकी मृत्यु कब हुई वो बताया है, उसका जन्म कब हुआ, जन्म के समय उसकी क्या नाम था तो ये भी मैंने बताया है, कितने सालों तक शासन किया ये भी मैंने बताया, सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बता के रखी है, ठीक है। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो जाके टच कीजिए और आप उसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ आप उस वीडियो को देखिएगा और आपको जो है नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले आप मुगल साम्राज्य के सभी शासकों के नाम के बारे में जानिए, उन्होंने कितने सालों तक शासन किया उसके बारे में जानिए, ठीक है। उसके बाद जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों पहले डिस्क्रिप्शन का लिंक को वो उस वीडियो को देखें, उसके बाद जो है वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। अब आगे है कि जब औरंगजेब जो है वो मुगल साम्राज्य का शासक था, वो 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि राजवंश जो है उसकी शक्ति जो है घटने लगती है, मुगल साम्राज्य जो है उसकी शक्ति घटने लगती है। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे राजधानियाँ नगरों में क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार होने लगा, ठीक है। इस तरह से जो है होने लगा। अब आगे समझिए कि 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज ने उखाड़ फेंका। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे स्थापित हो गए हैं भारत में और जो है इन लोग शासन करने लगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सल्तनत काल था, उसमें जो है 5 वंशों ने शासन किया, उसमें जो 5वां वंश था वो था लोधी वंश, ठीक है। उस लोधी वंश में जो सम्राट था उसका नाम था इब्राहिम लोधी, उसको जो है बाबर ने हरा कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का जो सबसे अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। मैंने आपको बताया ये बहादुर शाह जफर जो है इसको अंग्रेज ने उखाड़ फेंका और जो है अंग्रेज जो है उस समय से स्थापित हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो था मुगल साम्राज्य, इसका जो कालखंड माना जाता है वो है 1526 से 1857 तक, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा समझिए, अब थोड़ा समझिए इतिवृत्त के बारे में, ठीक है। इतिवृत्त क्या होता है, इतिवृत्त मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, इसके बारे में थोड़ा समझिए। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करे गए इतिवृत्त मुगल साम्राज्य तथा उनके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। ये जो इतिवृत्त मिले हैं अभी अभी अर्थात पहले ही, तो ये जो इतिवृत्त हैं ये बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि इस इतिवृत्त से हमें पता चलता है कि मुगल बादशाह के बारे में पता चलता है, ठीक है, वहाँ के साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ठीक है, उनके दरबार के बारे में पता चलता है, ये सारी चीज़ के बारे में जो है इस इतिवृत्त में पता चलता है, ठीक है। तो ये जो इतिवृत्त हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। शासक यह चाहते थे कि यह भावी पीढ़ी उनके इस शासक का विवरण उपलब्ध रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं दरबारी इतिहासकार के बारे में जो कि उसके इतिवृत्त को लिखा था, ठीक है। तो मुगल इतिवृत्त को लिखने वाले लेखक जो है वो दरबारी लेखक होते थे, ठीक है। उन्होंने जो लिखा उसे केंद्र बिंदु में शासक या शासक से जुड़ी घटनाएं, शाही परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती थी, ठीक है। ये जो इतिहासकार होते थे, दरबारी लेखक होते थे, वो क्या लिखते हैं इतिवृत्त में ना, वो लिखते हैं शासक के बारे में लिखते हैं, ठीक है। वो अब शासक के परिवार के बारे में लिखते हैं, उनके दरबार के बारे में लिखते हैं, अभिजात वर्ग आपको पता होगा कुलीन वर्ग के बारे में लिखते हैं, युद्ध के बारे में लिखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखते हैं, ये सारे की चीज़ जो है वो दरबारी लेखक लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक दो इतिवृत्त का नाम बताऊं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक अकबर नामा है जो कि अकबर के कालखंड में लिखा गया था, उसके बाद है शाहजहां नामा जो कि शाहजहां के कालखंड में लिखा गया था, उसके बाद जो है आलमगीर नामा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा समझिए कि ये जो इतिवृत्त था वो तुर्की से लिखा गया था, फिर उसका अनुवादन हुआ फारसी में, तो इस इसे थोड़ा सा समझिए। मुगल दरबारी इतिहासकार फारसी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। ये जो मुगल दरबारी थे उसका इतिहास जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया था, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत की सुल्तानों का शासन था, जब दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको बताया सल्तनत काल जो कि 1200
6 से 1526 तक था, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। इसका जो सल्तनत इन लोग सुल्तानों का जब इनका शासन था तो उस काल में उत्तर भारतीय भाषा विशेषकर हिंदी और फारसी में लिखे जाते थे, ठीक है। तो उस समय जो है हिंदी और हिंदवी और जो फारसी भाषा थी उस तरह की भाषाएं जो है वहाँ पे प्रयोग में आती थी, ठीक है। बाबर ने अपनी कविताएं एवं संस्मरण जो है तुर्की भाषा में लिखे, आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि ये जो बाबर है वो अपनी कविताएं जो है अपने संस्मरण जो है वो तुर्की भाषा में लिखे हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और जो अकबर है वो अपना जो लिखता है वो फारसी को दरबार की मुख्य भाषा नियुक्त करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए दोनों पॉइंट। अब आगे समझिए कि अकबर के समय में फारसी को दरबारी भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया था, ठीक है। अकबर के समय जो है फारसी भाषा को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। वहीं पे जो बाबर का है वो फारसी ना बल्कि जो है तुर्की भाषा थी उसे जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी, ठीक है। जब जैसे कि अकबर के समय जो है फारसी भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो ये फारसी भाषा जो भी जानता था, जो भी व्यक्ति इस भाषा को जानता था, बोलता था, सीखता था, मतलब सॉरी पढ़ता था, तो ये फारसी भाषा जो भी जानता था उसे जो है बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। राजा और शाही परिवार के लोग दरबार के विशेष सदस्य यही भाषा बोलते थे, ठीक है। और आगे चलकर यह सभी स्तंभों पर प्रशासन की मुख्य भाषा बन गई, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो धीरे धीरे जो है यहाँ की प्रमुख भाषा बन जाती है। इसे लेखकारों ने लिपिक को अर्थात जो लिखता है उसे लिपिक बोला जाता है, ठीक है। और अन्य अधिकारियों ने भी सीख लिया, ठीक है। और लेकिन जहाँ पर फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहाँ पर राजधानी मराठी तमिल भी फारसी के मुहावरे एवं शब्दावली ने प्रभावित किया। अर्थात मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर ये जो फारसी भाषा था जो कि अकबर के समय का बहुत ही मुख्य भाषा था, प्रमुख भाषा था, वहाँ पे जब जहाँ जहाँ पे फारसी भाषा नहीं चलता तो वहाँ पे मराठी तमिल इस तरह की भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। अब आगे समझिए कि 17वीं शताब्दी तक फारसी बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्रों में आए थे, ठीक है। ये जो है फारसी बोलने जो व्यक्ति फारसी बोलते हैं वो 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में आए थे, ठीक है। वह अन्य भारतीय भाषा भी बोलते थे, ठीक है। ये जो है अलग अलग भाषा भी बोले जाते थे, मतलब इनको आता था, ठीक है। इस तरह स्थानीय मुहावरे का समाविष्ट करने में फारसी का भी भारतीयकरण को हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं। फारसी एवं हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा बन गई। अर्थात ये जो है फारसी भाषा और हिंदी भाषा ये दोनों को अगर हम जोड़ दें और जोड़ के एक अन्य भाषा का निर्माण हुआ, वो था कौन सा भाषा था ना, तुर्की भाषा था, सॉरी उर्दू भाषा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है उर्दू भाषा का भी निर्माण हुआ। उर्दू भाषा का निर्माण किस दो भाषा से हुआ है तो आप क्या बताइएगा ना, पहला फारसी और वहीं दूसरा जो है हिंदवी, इस दोनों से जो है तुर्की भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे है कि जो अकबरनामा फारसी भाषा में लिखता था, ये जो अकबरनामा लिखा गया है, अकबर का समय का कालखंड जो है लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। वहीं जब बाबरनामा लिखा गया है वो तुर्की भाषा लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि अकबर जो है उसके समय की जो प्रमुख भाषा थी वो थी फारसी भाषा, वहीं जो बाबर के समय की भाषा थी वो थी तुर्की, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन बाबरनामा का भी फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो ये जो बाबरनामा था, बाबर के बाद जो है हुमायूं शासन करता है, ठीक है, उसके बाद अकबर शासन करता है। तो ये बाबर का जो ग्रंथ था वो अकबर तक जब पहुंचता है तो ये समझ नहीं पाता है क्योंकि वहाँ की जो भाषा थी वो फारसी थी। इस कारणवश जो है इसको फारसी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अकबर जो है अपनी दादाजी अर्थात बाबर के बारे में समझ पाता है, ठीक है। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत के ग्रंथ को भी फारसी भाषा में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाभारत रामायण का भी जो है इस भाषा में जो है अनुवाद किया गया, ठीक है। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा जो कि युद्ध की पुस्तक थी के रूप में भी हुआ, ठीक है। ये जो महाभारत का अनुवाद जब किया गया उसका बाद उसका नाम दे दिया गया रज्मनामा, ठीक है, जो कि युद्ध की पुस्तक थी, ठीक है। आपको पता होगा महाभारत के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, कि ये महाभारत के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, जिसमें कौरव और पांडव एक तरफ थे, जिसमें से पांडव जो है वो जीता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पांडुलिपियों की रचना। ये जो पांडुलिपि है वो ये क्या होती है, जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है। सोचिए कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं कलम से, अपने हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी पांडुलिपि, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे समझिए कि ये पांडुलिपि थी उसकी रचना किस तरह से होती है।
पांडुलिपि क्या होती है ना, हाथ से लिखी गई पुस्तक, मैंने आपको बता दिया। मुगल जो है भारत की सभी पांडुलिपियों के रूप में मिली है, ठीक है। ये जो है मुगल वो भारत की सभी पांडुलिपि को एक रूप में मिली है, ठीक है, एक ही रूप में मिला है इनको। पांडुलिपि की रचना एक मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था, ठीक है। ये जो पांडुलिपि की जब जहाँ रचना होती है वो एक केंद्र में होती है, ठीक है, एक संग्रहालय में होती है। शाही किताब खाने में पांडुलिपियों को लिखा गया था, ठीक है। ये जो है किताबें वो शाही किताब जो थे वो खाने में पांडुलिपियों को लिखा गया था, ठीक है, एवं उनके संग्रहालय कर में रखे गए थे, ठीक है, संग्रह पे एक जगह पर इकट्ठा करके रखा गया था। नई नई पांडुलिपियाँ की रचना भी की जाती थी उस समय, ठीक है। अब पांडुलिपि की रचना में अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले बहुत से लोग शामिल होते थे, ठीक है। ये जो पांडुलिपि की जब रचना होती थी उसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जो कागज बनाता है वो, उसके बाद जो है पांडुलिपि के पन्ने जो तैयार करता है उसका अलग का व्यक्ति रहता है, जो कागज बनाता है वो उसका अलग का व्यक्ति रहता है, ठीक है। सुलेख की पाठ की नकल करता है, जो लिखता है, जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग यहाँ पे आदमी रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए जो है पांडुलिपि का निर्माण होता है, ठीक है। कोपदगार की पृष्ठ को चमकाने वाले के लिए अलग व्यक्ति का चयन किया जाता है। चित्रकार जो चित्र उसमें लगाता है उसके लिए अलग व्यक्ति की चुनाव की जाती है, चयन किया जाता है। उसके बाद जो है जिल्द साज, ये जो है मैंने सारे जो बताएं ये सारे जो है ये पांडुलिपि की रचना के लिए एक एक व्यक्ति के मतलब कार्य है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पांडुलिपि की रचना किस तरह से होती है, कितना व्यक्ति इसमें लगते हैं, किस किस कार्य के लिए लगते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक पांडुलिपि को तैयार करने में 1 वर्ष लग जाता था, ठीक है। ये जो एक पांडुलिपि को तैयार करने में 1 वर्ष तक लग जाता था, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये पांडुलिपि जो है कितनी मेहनत से बनाई जाती थी, ठीक है। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था, ठीक है। एक पांडुलिपि को बनाने में कई प्रकार के लोग मेहनत करते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि कागज बनाना, वहीं पे पन्ना बनाना, चित्र को सजाने वाला, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो है बहुत सारे व्यक्तियों के इसमें प्रयोग होती थी, ठीक है। परंतु पदवी व पुरस्कार कुछ ही लोगों को मिलता था, ठीक है। मतलब बहुत सारे इसमें कार्य करते थे, लेकिन जो है जो पदवी होती थी, जो पद होता था, जो पुरस्कार होता था वो किन्हीं किन्हीं व्यक्ति को ही मिलता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो आप समझ पाएंगे। सुलेखक और चित्रकार को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी, ठीक है। जो उसमें हैंडराइटिंग, जो उसमें पांडुलिपि में जो लिखता था और उसमें जो चित्र देता था, उस दोनों को जो है बहुत ही अच्छी दृष्टि से उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर सामाजिक प्रतिष्ठित माना जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सुलेखक था वो चित्रकार था, इस दोनों को जो है अच्छा दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है, इसे अच्छा माना जाता था। जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले जिलसाज यह गुमनाम कारीगर बनकर ही रह गए, ठीक है। इस तरह का और बाकी सब जो था जैसे कि कागज बनाना, वहीं पे जिलसाज, ठीक है। तो इस तरह के जो व्यक्ति थे उसे जो है अच्छा मतलब उसका कार्य जो उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इनका जो है इस तरह से महत्व होता था इस समय। सुलेखन हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल माना जाता था, ठीक है। ये जो सुलेखन अर्थात हाथ से जो लिखा जाता था वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा कौशल माना जाता था, ठीक है। इसका प्रयोग अलग अलग शैलियों में होता था, ठीक है। अकबर को नक्सली शैली पसंद थी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए कि जो अकबर है वो जो है उसको कौन सी शैली बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप क्या बताइएगा? नस्तलिख, ठीक है। ये जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे समझिए ये जो नस्तलिख शैली ये क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, इसे थोड़ा समझिए। जैसे कि आप स्क्रीन में चित्र देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे ये जो है एक नस्तलिक शैली है, ठीक है। और ये जो है अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नस्तलिक शैली किस तरह से लिखी जाती है। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा लिखा गया है, ठीक है। शैली इसमें लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखे जाते थे, ढंग से लिखा जाता था, ठीक है। इस 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छंडे हुए सरकंडे जिसको कलम कहा जाता था, जैसे कि आप वर्तमान में आप इस तरह से कलम देख पाते हैं, उस तरह से जो है इस तरह से उस समय भी होता था, जो कि उसका जो लंबाई होती थी वो होती थी 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके द्वारा जो है इसमें लिखा जाता था, ठीक है। कलम के टुकड़े को स्याही में डुबो कर जो है लिखा जाता था, ठीक है। ये जो है स्याही होता था उसमें वो जो कलम हुआ करता था उसको उसमें डुबाया जाता था, फिर उसमें लिखा जाता था, ठीक है। कलम की नोक के बीच में छोटा सा चीरा लगाया जाता था ताकि यह स्याही जो है आसानी से लिख सके, ठीक है, और अच्छा हैंडराइटिंग उसमें बैठ सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है नस्तलिक शैली भी आप समझ में आ गया और किस तरह से वहाँ पे लिखा जाता था, ठीक है। उसकी जो है कितनी लंबाई हुआ करती थी 10 मिलीमीटर। तो ये भी आपको बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझिए रंगीन चित्र के बारे में, ठीक है।
मुगल पांडुलिपि की रचना में चित्रकार भी शामिल थे, अर्थात जो पांडुलिपि जो कि पुस्तक में लिखी जाती थी उसमें जो है बहुत सारे चित्र भी उसमें शामिल थे, ठीक है। जबकि इतिहासकार लिखते समय घटनाओं से संबंधित चित्रों को वर्णन करते हैं। जैसे कि आप एक कहानी बता रहे हैं, उसमें एक राजा के बारे में बता रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि उस राजा का मैं इमेज भी दे दूं, तो आप लिखते जा रहे हैं, जहाँ पे राजा का चित्र देना वहाँ पे आप जगह छोड़ दे रहे हैं, और उस जगह को बाद में जो है वो जो चित्रकार हुआ करता था, जो चित्र को वहाँ पे लगाता था, वो जो है उसको बाद में करता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सुलेखक और उसके पास के पृष्ठों को खाली छोड़ दिया जाता था, उसी स्थान पर जो है बाद में चित्र का जो है चित्र बना देते थे, ठीक है। चित्रों से ना केवल पुस्तक का सौंदर्य बढ़ता था, बल्कि चित्रों के माध्यम से किसी घटना को सजीव बनाया जाता था, ठीक है। दोस्तों यदि मैं आपको चित्र देख आपको समझाऊं तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी। जैसे कि मैं आपको नस्तलिक शैली के एक चित्र दिखाया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक टेढ़ा टेढ़ा लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से जो है नस्तलिक शैली होती है। लेकिन यदि मैं आपको चित्र नहीं दिखाता, आप किस तरह से समझ पाते? आप समझ पाते इसी तरह की जो सीधा सीधा जो लिखा हुआ है वही उसी तरह जो लिखा जाता था, लेकिन नहीं, जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता था, ठीक है। तो आप जो है चित्र के माध्यम से जो है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि कोई चित्र जो है उसमें लगाया जाता था तो उस घटना को जो है सजीव की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में बताया, ठीक है। अबुल फजल जो है दोस्तों, इसके बारे में मैंने चैप्टर 8 में बताया था, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो अबुल फजल है वो एक दरबारी इतिहासकार है, ठीक है। ये एक दरबारी इतिहासकार है। उस समय किसका शासन था ना, अकबर का, ठीक है। अकबर जो थे उस समय शासन करते थे, और इसी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था अबुल फजल, ठीक है। और अबुल फजल द्वारा ही जो है अकबरनामा लिखा गया है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको चैप्टर 8 में बता दी है, ठीक है, आपको याद होगा। अबुल फजल कहता है कि चित्रकार निर्जीव वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत करती है जैसे उसमें सजीव जीवन हो, ठीक है। ये जो अबुल फजल कहता है कि चित्र जो है ऐसा वर्तित करता है कि जो निर्जीव वस्तु को भी जो है एक सजीव की दृष्टि से देखा जाता था और दिखाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह जो है अबुल फजल कहते हैं इसके बारे में। अब आगे समझिए। बादशाह और उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासक और मुसलमान रूढ़िवादियों वर्ग के प्रतिनिधि अर्थात उल्मा के बीच जो है कई बार तनाव हो जाता था। अर्थात मैंने आपको क्या बताया, ये जो शासक हैं और ये जो मुसलमान रूढ़िवादी हैं जिसे उल्मा कहा जाता है, ठीक है। ये उल्मा कौन है ना, मुसलमान रूढ़िवादी को जो मानते हैं, जो मुसलमान परंपराओं को मानते हैं वो, ठीक है। तो उल्मा और शासक के बीच जो है कभी कभी जो है तनाव की दृष्टि हो जाती थी, तनाव की जो है संघर्ष की मतलब संघर्ष की तरह हो जाता था, इसके भी संघर्ष भी हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ के दोनों के बीच जो है एक झगड़ा, एक मारपीट या फिर संघर्ष की जो है दृष्टि देखने को मिलती है, ठीक है। उल्मा मैंने आपको समझा दिया। उल्मा वर्ग ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसे पैगंबर मोहम्मद के जीवन में से एक प्रश्न वर्णित मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह का प्रश्न भी मिलता है। आगे समझिए कि जिसमें मानव रूप के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया, ठीक है। और इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्भव करता है कि कई लोग ऐसे जो चित्रकला से घृणा करते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को नापसंद करता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है अबुल फजल बताता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है न, समझिए थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा को रचना की वह जीवन नहीं दे सकता, ठीक है। खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता, ये जो है अबुल फजल कहता है, ठीक है। दोस्तों अबुल फजल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अबुल फजल का कथन जो है ये होता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में जो है ये जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये पढ़ लीजिए या फिर एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए, दोनों से आपको हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब आगे समझिए। वर्गों को ऐसे लगता था कि कलाकार की शक्ति को अपने हाथ से लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा इनको प्रतीत होता था, जो वर्ग हुआ करते थे उस समय के, वो उसको ऐसा प्रतीत होता कि जो कलाकार की रचना थी वो जो है अपना जो इंसान होता है, जो निवासी होता है, जो कि चित्रकार होता है, वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यह ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही है। ये जो है ऐसा मानते थे कि जो रचना की दृष्टि है, जो कोई भी चित्र बनाया जाता है उसकी जो दृष्टि है वो सिर्फ ईश्वर को है, ना केवल इंसान को, ठीक है। लेकिन बाद में शरिया की व्याख्या में बदलाव आया और ईरान के सफावी राजाओं के दरबार में भी कलाकार को संरक्षण दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है, अकबरनामा के बारे में मैंने इसके बारे में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अकबरनामा और बादशाहनामा दोनों ही पांडुलिपि में अधिक चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों ग्रंथ है, दोनों पांडुलिपि है, इसमें जो है बहुत सारे चित्र मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पांडुलिपि की रचना किस तरह से होती है, मैंने बेसिक चीज़ें बता दी है, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो पांडुलिपि है अकबरनामा और बादशाहनामा, इसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चित्र मिले हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा चित्र मिले हैं। ठीक है, प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे या दोहरे पृष्ठ पर लड़ाई, शिकार, इमारतें निर्माण, घेराबंदी, दरबारी दृश्य आदि के चित्र जो है इसमें मिलते हैं। ये जो पांडुलिपि है अकबरनामा या फिर बादशाहनामा, इसमें बहुत सारे चित्र मिलते हैं। किसके ना शिकार के मिलते हैं, इमारत निर्माण के मिलते हैं, घेराबंदी के मिलते हैं, तो वहीं पे दरबारी जो होते हैं उसके दृश्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको जितने भी बताए इसके जो है चित्र जो है इसमें मिलते हैं अकबरनामा और बादशाहनामा में। ठीक है, अब आगे समझिए। अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल है, मैंने आपको चैप्टर 8 में भी बताया था और थोड़ा देर पहले भी बताया। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझिए कि अबुल फजल को अरबी और फारसी और यूनानी दर्शन और सुफावादी की जानकारी थी। ये अबुल फजल जो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा भाषा की जानकारी रखता है, जो कि अरबी, फारसी, यूनानी, सुफावादी, ये सारा जो भाषा है ये सारे के बारे में जो है इनके पास जानकारी होती थी। ठीक है, किनके पास? अबुल फजल के पास। अबुल फजल एक प्रभावी सशस्त्र चिंतक रखता है। ठीक है, चिंतक था। ये आपको समझ में आ गया अबुल फजल के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें। उसने लगातार दकियानुसी उल्मा के विचार का विरोध किया। ये दकियानुसी उल्मा का विचार क्या था, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, आपको याद होगा। ठीक है, अबुल फजल ने इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, अबुल फजल की इस दृष्टि को देखकर जो है अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और इसको जो है एक अपना जो है इतिहास दरबारी इतिहासकार रखता है और अबुल फजल के द्वारा जो है इसका अकबर का जो शासनकाल होता है, अकबरनामा जो ग्रंथ होता है, पांडुलिपि होता है, उसको लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अकबर इससे जो है मोहित होता है, इससे जो है मिलने के लिए या फिर इसको नियुक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसने अबुल फजल को अपना सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवर्तकों के रूप में भी उपयुक्त में आया। ठीक है, और दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को लिखा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अबुल फजल के द्वारा ही जो है अकबरनामा ग्रंथ या फिर पांडुलिपि लिखी गई है। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा की शुरुआत जो है वो 1590 से ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और इस पर 13 वर्ष तक का कार्य किया। इसमें जो है कई सुधार किए। ठीक है, अकबरनामा को 3 जिल्द में विभाजित किया। ठीक है, ये जो है अकबरनामा वो कब स्टार्ट की गई लिखना? न 1590 में। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, ये किसमें कितने कार्य हुए, कितने साल तक कार्य हुए? न 13 वर्ष तक जो है ये कार्य होता रहा और उसमें जो है बहुत ज़्यादा सुधार भी किए गए। ठीक है, ये जो है अकबरनामा, इसमें जो है 3 जिल्द मिलते हैं, अर्थात 3 भाग मिलते हैं। इसे तो ऐसा समझिए जैसे कि आप एक कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, एक आप कहानी लिख रहे हैं, वो जो है आप लिखते जा रहे हैं, आपका एक कॉपी खत्म हो गया, फिर भी आप लिखते जा रहे हैं, आपका कहानी खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर आप दूसरा भी बुक में लिख दिए, फिर आपका कहानी खत्म ही नहीं हो रहा है, आप लिखते जा रहे हैं, वो जो है आप 3 किताब में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि जो अकबरनामा है उसका 3 जिल्द है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरह से जो है आप कहानी लिखते हैं। लेकिन जो मेरा कहानी होता है वो एक ही लाइन का होता है, आप समझ सकते हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। ये जो है मेरा लाइन का कहानी है। लेकिन ये आपका जो कहानी है वो आप लिखते जा रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, आपका खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, एक टाइम ऐसा आता है कि तीसरा बुक जो आप लिख रहे हैं, तीसरा कॉपी में जो लिख रहे हैं, वो उस समय जो है आपका खत्म हो जाता है एक समय। तो इस तरह जो है आपका 3 भाग बन गया। तो उसी तरह जो है अकबरनामा जो है वो 13 साल तक लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, तो अबुल फजल जो है लिखते जा रहा है, उसके शासन के बारे में लिखते जा रहा है, पहला बुक में लिख दिया, खत्म ही नहीं हुआ, दूसरा बुक में लिख दिया, खत्म ही नहीं हुआ, फिर से तीसरा बुक में लिख दिया, खत्म ही नहीं होता है। तो इस तरह से जो है 3 भाग में जो है लिख देता है और तीसरा बुक में जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिनसे प्रथम में जो है उसके 2 इतिहास मिलते हैं। ठीक है, ये जो है 3 जिल्द मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, इस 2 में जो है इसका इतिहास मिलता है। ठीक है, और तीसरी जो है जिल्द उसमें आईन अकबरी की चर्चा की गई। आईन अकबरी दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 8 में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, आपको याद होगा। तो इस तरह से जो है अकबरनामा में 3 जिल्द मिलती है, जिसमें से 2 जो है वो इतिहास का वर्णन करता है, वहीं पे तीसरा जो है आईन अकबरी का वर्णन करता है। ठीक है, पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक का
मानव जाति का इतिहास मिलता है। पहला जो जिल्द होता है, मैंने आपको बताया कि अकबरनामा 3 जिल्द है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में जो है अकबरनामा का जो अकबर है उसका जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसका खगोलीय चक्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पहला जिल्द में बताया गया है, ठीक है। वहीं पे जो है दूसरा जिल्द है वो अकबरनामा का 46वें शासन वर्ष जो कि 1601 पर खत्म होती है उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये था दूसरा जिल्द, ठीक है, दूसरा किताब, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अकबरनामा 3 जिल्द में, पहला में जो है उसका जीवन के बारे में बताता है, वहीं पे तीसरा जो है उसका शासनकाल के बारे में बताता है, और तीसरा जो है वो आयन अकबरी के बारे में बताता है, ठीक है। आयन अकबरी दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको याद होगा चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे समझिए। उसके बाद अबुल फजल की हत्या हो जाती है। अबुल फजल कौन था, मैंने आपको बता दिया, इसकी हत्या हो जाती थी उस समय, ठीक है। जो अबुल फजल है इसकी हत्या किस तरह से होती है इसे थोड़ा समझिए। अकबर के बेटे सलीम, अकबर का जो बेटा है उसका नाम था सलीम, ठीक है। इसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, ठीक है। उसमें कौन थे ना, अकबर के बेटा सलीम थे और वीर सिंह बुंदले द्वारा जो है इसकी हत्या की जाती थी। अर्थात ये जो है अकबर का बेटा सलीम और उसके साथ एक षड्यंत्र रहता है, किसके साथ ना, सिंह बुदले के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके जो है एक षड्यंत्र रचते हैं, उसके बाद जो है अबुल फजल की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ में आ गया कि जो अबुल फजल है वो उसके उसके जो है हत्या है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताई, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा समझिए कि अकबरनामा जो मैंने आपको बताया अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था वो 13 साल तक लिखा गया। कब से शुरू हुई, कितना सालों तक चला, उसमें कितना पार्ट था, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया। और इसमें किस तरह के जानकारी मिलती है तो इसे थोड़ा समझिए। अकबर नामा जो है इसमें राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक के बारे में जानकारी मिलती है, सभी पक्षों का विवरण मिलता है, ठीक है। तो अकबरनामा जो है इसमें बहुत इस तरह की जानकारियाँ इसमें मिलती है, ठीक है। अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द था, तीसरा पार्ट था, वो था आयन अकबरी, ठीक है। तो आयन अकबरी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। मुगल साम्राज्य को एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का जो एक मिश्रित संस्कृति है उसे जो है एक साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ हिंदू, जैन, बुद्ध, मुसलमान जो है यहाँ पे रहते थे। अबुल फजल की भाषा जो है वो अलंकृत थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलंकार का प्रयोग करते थे। इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, ठीक है। अतः इस भाषा में लय और कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था, ठीक है। ये जो है पाठ जो है ये पढ़ते थे, ठीक है। तो वो जो पढ़ते थे उसका जो लय होता था, जो टोन होता है, उसको पढ़ने का तरीका और किस तरह से कथन जो है वो किस तरह से बोलता था, किस तरह की उसकी शैली होती थी, किस तरह से उसका टोन होता था, ठीक है। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस समय, ठीक है। अब आगे समझिए। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला, ठीक है। ये जो फारसी भाषा है इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण मिला। मैंने आपको बताया कि अकबर के समय के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रमुख भाषा जो थी वो थी फारसी भाषा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। बादशाहनामा के लेखक जो है वो अब्दुल हमीद लोहरी को माना जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया अकबरनामा के बारे में मैंने बताया था कि अकबरनामा जो है वो अब्दुल फजल जो है वो लिखे हैं, ठीक है। वहीं पर जो बादशाहनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है ना, अब्दुल हमीद लोहरी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है अब्दुल हमीद लोहरी, इसके बारे में थोड़ा सा, ये किसके शिष्य थे इसे थोड़ा समझिए कि अब्दुल हमीद लोहरी जो है, ये भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि अब्दुल हमीद लोहरी जो है वो किसके लेखक हैं। मैंने आपको क्या बताया कि बादशाहनामा के जो लेखक हैं वो है अब्दुल हमीद, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो है अब्दुल हमीद लोहरी, ये जो है अबुल फजल के शिष्य था। अबुल फजल कौन था, मैंने आपको बताया जो अकबरनामा लिखा था, ठीक है। इसका शिष्य था अब्दुल हमीद लोहरी, ठीक है। तो इसका शिष्य था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसकी योग्यता के बारे में सुनकर शाहजहां ने इसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने में नियुक्त किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है शाहजहां वो इसको देखा, इसके बारे में सुना था कि जो अकबरनामा जो लिखा था अबुल फजल का जो शिष्य था वो था, मैंने आपको बता दिया, अब्दुल हमीद लोहरी। तो उसको जो है सुना, तो उसको जो है इसके बारे में अपना पांडुलिपि को लिखने में, अपना ग्रंथ को लिखने में, अपना इतिवृत्त को लिखने में, अपना इतिहास को लिखने में जो है नियुक्त किया, ठीक है। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है, ठीक है। इसमें जो है इसमें भी 3 जिल्द मिलते हैं, जिसमें प्रत्येक जिल्द जो है 10 चंद्रवर्ष का ब्यौरा करता है। एक चंद्रवर्ष होता है
354 दिन, लगभग 354 दिन होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि 10 चंद्र वर्ष जो है उसका ब्यौरा देता है, ठीक है। ये जो है बादशाहनामा, इसमें 3 जिल मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया। 3 जिल में जो है, तीनों में जो है प्रत्येक में 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा मिलता है, इसमें भी 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा मिलता है, इसमें भी जो है 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक चंद्र वर्ष जो है वो 354 दिन का होता है, लगभग 354 दिन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। लोहरी ने बादशाह के शासनकाल के 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा था, ठीक है। वो जो लोहरी होता था वो बादशाह के, मैंने आपको बताया लोहरी, इसका पूरा नाम भी मैंने बताया, अब्दुल हमीद लोहरी, ठीक है। ये जो है बादशाह के शासनकाल का पहला 2 दशक होता है, जिसको 2 दशक अर्थात 20 साल, ठीक है। 1 दशक 10 साल, 2 दशक 20 साल, ठीक है। इसका जो पहला और दूसरा दफ्तर है उसके बारे में लिखता है 20 साल में, ठीक है। और इस जिल्द में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया, ठीक है। ये जो शाहजहां, मतलब ये जो है लोहरी, ये जो लिखा था, जो भी इसके बारे में लिखा था उसका जो है, जैसे कि ये लिखा, ठीक है। लोहरी जो है इस पांडुलिपि को लिखता है शाहजहां का, ठीक है। तो इसमें जो है सुधार कौन करता है न, सादुल्ला खान, ठीक है। तो ये जो सादुल्ला खान इसका जो है सुधार करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि जो शाहजहानाबाद था, शाहजहां था, वो कौन लिखा था, ठीक है, किसके नेतृत्व में लिखा था, ठीक है। उसके बाद वो उसका सुधार कौन किया, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझिए। जब अंग्रेज आए, उन्होंने भारतीय साम्राज्य को समझने के लिए यहाँ के इतिहास का बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से अध्ययन किया, ठीक है। और 1784 में सर विलियम जोन्स ने ये जो है 1784 में सर विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है, ठीक है। कौन न, सर विलियम जोन्स। कब करता है न, 1784 में करता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे समझिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कई भारतीय पांडुलिपियां के संपादक, प्रकाशन, अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल, जो मैंने आपको बताया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो इसकी स्थापना हुई थी, कौन की थी, मैंने आपको ये भी बता दिया, कब की थी इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है इसको जो है उसका संपादक करने के लिए, उसका जो प्रकाश, उसका प्रिंट करवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए, उसका एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करवाने के लिए जो है इसका जिम्मा ये लेते हैं, ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हेनरी बेवरिज थे वो अकबरनामा, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में लिखा गया था, उसका अनुवाद करते हैं अंग्रेजी भाषा में, कौन करते हैं ना, हेनरी बेवरिज, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए, आपका ये जो पॉइंट है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे समझिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श राज्य एक दिव्य प्रकाश, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। दरबार इतिहासकारों ने ऐसे कई साक्ष्यों का हवाला दिया और यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी, ठीक है। ये जो है मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक थे वो अपने आप को बताते हैं कि हमको जो ये शासन करने का वरदान मिला है वो शासन ईश्वर के द्वारा मिलता है, ईश्वर जो है हमको बहुत ज़्यादा शक्ति दी है, इस कारण जो है मैं शासन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है ये ईश्वर से जोड़ के बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है दंत कथा, इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो है इसका मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मंगोल रानी, ये जो है मंगोल रानी अलांकुआ, जो अपने शिविर में आराम करते हुए सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती अर्थात प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। ये जो है मंगोल रानी अलांकुआ, ये क्या हुआ था कि ये जब आराम कर रही थी उसमें उस समय जो है इसके पास जो है सूर्य की किरणें पड़ी, तो उस समय जो है ये गर्भवती हो गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो है ये सूर्य, मतलब भगवान का कितना चमत्कार होता था उस समय, ठीक है। उसके द्वारा जन्म लेने वाले संतान और देवी प्रकाश का भी प्रभाव हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रही, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि एक गर्भवती महिला जो है एक सूर्य की किरण से गर्भवती हो जाती है, ठीक है। एक सूर्य की किरण से जो है ये एक औरत गर्भवती हो जाती है, उसके कारण जो है ये इसका जो संतान होता है उसमें भी ये लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है एक सूर्य की किरण से जो है गर्भवती हो जाती है। तो इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दंत कथा में बताया गया है। ईश्वर से प्रकाश को ग्रहण करने वाली बात को अबुल फजल ने सबसे ऊंचा स्थान रखा है, ठीक है। अबुल फजल जो है इस बात को बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्च मानते थे, ठीक है। इस प्रकार का विचार सूफी सियाबुद्दीन सुहरावर्दी में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं।
दंत कथा के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है सुलह ए कुल। ठीक है दोस्तों, ये जो है सुलह ए कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये जो है सुलह ए कुल एक नीति थी। कौन, किस तरह की नीति थी, इसे थोड़ा समझिए। मुगल वृद्ध साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, तुष्टियों और मुसलमानों जैसे अनेक अलग अलग धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस जो है इस तरह से समाज को अलग अलग धार्मिक समुदाय में वर्गीकृत करता है। ठीक है, वर्गीकृत करता है। बादशाह इन सभी धार्मिक समूहों से ऊपर होता है। ठीक है, ये जो बादशाह है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इन समूहों के बीच मध्यस्थता कराता है कौन, ना बादशाह। ठीक है, ये जो राजा है कभी भी जो है इसके बाद इसके बीच विवाद हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो इसको जो है बादशाह जो है इसका मतलब मध्यस्थता अर्थात इसको जो है सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि न्याय और शांति बनी रहे। ठीक है, सुलह ए कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। अर्थात आप ये क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो सुलह ए कुल कहीं ना कहीं जो है इसको एक नीति मानी जाती है, जो कि एक शांति की नीति थी। ठीक है, ये जो है शांति स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह की ये एक नीति थी। ठीक है, आप समझ पाएंगे। सुलह ए कुल में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ठीक है, सुलह ए कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया। ठीक है, मुगल के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसे पढ़ते ही समझ पाइएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है मैंने आपको पीडीएफ बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए हैं, और जितने हो सके अभी वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजदूत, दखनी सभी जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, अब आगे है कि इन सभी को दिए गए पद पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति सेवा और निष्ठा पर आधारित होता था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जचाकर की समाप्ति की। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अकबर जो है वो 1563 में जो है तीर्थ यात्रा और 1564 में जो जजिया कर था, जो कि जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान की जो परंपराएं होती है वो नहीं मानता है, तो उसके द्वारा जो है ये जजिया कर लिया जाता था, ये एक टैक्स है। ठीक है, तो इसको जो है समाप्त करता है कौन, ना अकबर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थल के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए। ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गैर मुसलमान पर जजियाकार फिर से लगा दिया। ठीक है, ये जजियाकार क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये जो है फिर से जो है लागू करता है कौन, औरंगजेब। लेकिन जो है अकबर जो था वो इसको जो है समाप्त कर देता है, तीर्थ यात्रा को भी और जजियाकर को भी। ठीक है, तो इस तरह जो है अकबर अच्छा कार्य करता है, लेकिन उसी समय जो है औरंगजेब जो है ये जो मुसलमान की परंपराओं को नहीं मानता है। ठीक है, तो इस तरह जो है उसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, उसी को जो है जजियाकर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसे थोड़ा समझिए। अब्दुल फैसल कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के चार सत्वों को बहुत ज़्यादा रक्षा करता है। पहला जो है वो है जीवन, वहीं दूसरा है धन, वहीं तीसरा है सम्मान, और चौथा दोस्तों आखिरी जो है वो विश्वास। ठीक है, तो ये जो है चारों का जो है बहुत ज़्यादा रक्षा किया जाता था उस समय। ठीक है, ये जो है कौन कहता है, अबुल फजल। अबुल फजल कौन है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया अबुल फजल के बारे में। ठीक है, अब आगे समझिए कि उसके बाद में यह वो आज्ञा पालन और संसाधन में हिस्से का भी मांग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे अबुल फजल के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजधानियाँ और दरबारी राजधानी नगर। ठीक है, ये जो राजधानियाँ हुआ करती थी उस समय की मुगल साम्राज्य की, उस समय जो है जो भी शासक हुआ करते थे, सोचिए कि बाबर बना तो बाबर एक राजधानी नियुक्त किया, उसके बाद जो सम्राट बना वो दूसरा राजधानी नियुक्त किया, उसके बाद जो सम्राट बना वो तीसरा नियुक्त किया। तो इस तरह जो है राजधानियाँ बदलती रहती थी। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए। मुगल साम्राज्य का हृदय उसका राजधानी नगर था। ठीक है, जहाँ पर दरबार लगता था। ठीक है, जहाँ राजधानी कई बार बदलती गई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर बार जो है राजधानी बदलती जा रही थी। ठीक है, लोधी वंश का राजधानी जो है वो आगरा था। ठीक है, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो आगरा है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब आगे समझिए। बाबर ने शासन के 4वें वर्ष तक दरबार अलग अलग स्थान पर लगाए थे। ठीक है, आपको पता होगा कि बाबर जो है 1526 से
1530 तक शासन करता है। ठीक है, ये जो है 4 साल तक शासन करता है। ये 4 सालों जो है अलग अलग स्थान पर जो है ये अपना दरबार लगाता है। ठीक है, अलग अलग दरबार अर्थात वहाँ पे मीटिंग बैठाया जाता है। ठीक है, मीटिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बाबर जो है 4 साल में अलग अलग जगह पर जो है दरबार बैठाता है। ठीक है, अब आगे समझिए कि 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। ये जो है 1560 में क्या हुआ कि जो अकबर था वो आगरा का जो किला हुआ है, आपको समझ में आएंगे, आप गूगल कीजिएगा, आप देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो अकबर करवाता है। कब करवाता है ना, 1560 में करवाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसे बलवा पत्थर द्वारा बनाया गया था। ये जो किला था आगरा का किला, वो जो है बलवा पत्थर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर से जो है दूसरा राजधानी बनाया जाने का निर्णय लिया गया। कहाँ ना, फतेहपुर सीकरी में। कब लिया गया ना, 1570 के दशक में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सीकरी अजमेर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। ठीक है, और अजमेर में सिख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी जिक्र किया था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया था। ठीक है, और यही दोस्तों, यही जो जगह थी वहाँ पे जो है अकबर ने सिकरी का जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के सफेद संगमरमर को एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 1585 में राजधानी को लाहौर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, मैं आपको बताया कि अलग अलग मतलब जो शासक आए वो मतलब अलग राजधानी बनाएगी, तो इस तरह से जो है राजधानियाँ बदलती गई। तो उस समय जो है 1585 में उस समय कौन सी राजधानी थी ना, लाहौर को जो है राजधानी बनाया गया। ठीक है, अकबर के बाद शाहजहानाबाद के शासनकाल को जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अकबर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ताकतवर शासक थे। उसके बाद जो है कोई अगर शासक था जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो वो था शाहजहां। ठीक है, आप समझ पाएंगे। अब आगे है दोस्तों कि शाहजहां को इमारत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये जो शाहजहां है जो कि मुगल साम्राज्य का शासक था, उसको जो है ये जो है इसको जो है इमारत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, इमारत निर्माण के लिए पर्याप्त धन भी जमा कर लिया ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इमारत निर्माण कार्य राजवंशी सत्ता धन प्रतिष्ठा का प्रतीक था। ठीक है, 1648 में दरबार सेना शाही परिवार नई राजधानियां शाहजहानाबाद चले गए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो राजधानियां जो है अलग अलग टाइम पर बनाती गई, मतलब चेंज होते गए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दिल्ली के प्राचीनतम रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद जो है एक नई जो है शहर बनकर उभरी, और जो है शाही आबादी थी। इसमें जो है बहुत ज़्यादा शासक के जो है आबादी भी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो अलग अलग ये नगर भी बनाते हैं। ठीक है, और अलग अलग राज्यों, अलग अलग राजधानियाँ भी जो नियुक्त करते हैं। ठीक है, यह लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार तथा अभिजात वर्ग के घर थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो लाल किला है, जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, इसके जो बाजार हुआ करते थे वो अभिजात वर्ग के घर हुआ करते थे। ठीक है, ये अभिजात वर्ग कौन थे ना, जो अमीर व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो अभिजात वर्ग थे इसका घर कहाँ कहाँ पे हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे समझिए मुगल दरबार के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो मुगल दरबार है, ये अगर मैं आपको बोलूं कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो ये है मुगल दरबार। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो है मुगल शासन में केंद्र में शासक बादशाह होता था। ठीक है, इसका जो केंद्र होता था उसमें शासक जो है वो शासक जो केंद्र में हुआ करता था, अर्थात ये समझिए साम्राज्य उसका जो बीचों बीच में वो शासक हुआ करता था। अर्थात ये जो शासक है इसका नियंत्रण हर एक वो चीज़ पे होता था जो यहाँ पे उपलब्ध थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि उसका पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण होता था। राज सिंहासन को एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। तो ठीक है, तो इस दृष्टि से जो है यहाँ पर राज सिंहासन को देखा जाता था। ठीक है, इतिवृत्त ने मुगल सम्राट वर्ग के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाला नियम को सामने रखा। ठीक है, दरबार में किसी की हैसियत इस बात पर निर्धारित होती थी कि शासक कितना उसके पास जो है दूर बैठता था। अर्थात ये जो सोचे कि कोई महल है, ठीक है, जहाँ पे राजा रहता था। ठीक है, तो उसका मैं अंदर का बताऊं किस तरह से होता है, तो इस तरह से सोचिए कि इस तरह से गली होता था, मतलब गली नहीं इस तरह से, और इधर इधर जो है चेयर लगा रहता था, जिस कारण जो वहाँ पे बैठे होते थे वहाँ के मंत्री लोग। ठीक है, तो इस जो है बीचे बीच में यहाँ पे राजा बैठते थे। ठीक है, तो राजा के पास यहाँ पे जो बैठता था इसके बहुत ही सामने वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे मतलब इंसान इसके द्वारा, राजा के द्वारा माने जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शासक के जितने पास जो बैठा है उसकी हैसियत बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है,
किसी दरबारी को शासक द्वारा स्थान महत्वपूर्ण होता था, ठीक है। शासक के पास जितने जितने पास बैठाया जाता था वो जो है वो इंसान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था शासक के लिए। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी अपनी जगह पर जो है किसी को भी जो है अपनी जगह से कहीं जाने की अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। एक बार राजा बैठ गया अपने सिंहासन पर तो जब तक राजा बैठा हुआ है तब तक कोई भी वहां से नहीं उठेगा, ठीक है। इस तरह का नियम हुआ करता था, ठीक है। दरबार में बोलने के नियम शिष्टाचार जो है वो सारे जो है यहाँ पे निर्धारित थे, ठीक है। यहाँ पे फिक्स था कि किस तरह से यहाँ पे नियम हुआ करते थे, किस तरह से क्या होता था, सारा चीज़ यहाँ पे पहले से फिक्स था, ठीक है। अगर कोई शिष्टाचार का उल्लंघन करता था, जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं उसका जो है कोई भी उल्लंघन करता था तो उसको जो है बहुत ज़्यादा कठिन दंड जो है वो दिया जाता था, ठीक है। अभिवादन के तरीके से भी हैसियत का पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यदि आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं कि जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन करता था, जो व्यक्ति शासक के सामने जितना ज़्यादा झुककर सम्मान कर रहा है उसको जो है उतना ज़्यादा हैसियत की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। और उतनी हैसियत ज़्यादा जो है ऊँची मानी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा जो झुकता था, जितना ज़्यादा झुककर उसको अनुवादन करता था वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। आत्मनिवेदन सबसे उच्चतम रूप सिजदा था, ठीक है। सिजदा या दंडवत लेटना, अर्थात पूरी तरह से मतलब फर्श पर लेट जाना, ठीक है। पूरा मतलब सीधा सीधी लेट जाना, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत ही इसको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा हैसियत ज़्यादा ऊंचा की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ का अभिवादन करने के लिए, मतलब इस तरह का जो है बहुत ही उच्च स्थल प्राप्त था इसको, ठीक है। अब आगे समझिए कि शाहजहाँ के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम और जमीन बोसी, जमीन का चुमना तरीका जो है अपनाया गया, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है जमीन को चुमकर भी जो है उसका अभिवादन किया जाता था, ठीक है, राजा का। मुगल दरबार में राजदूत से भी यह अपेक्षा की जाती थी कि वह शासक के सामने झुककर या उसको जमीन को चूमकर छाती पर जो है हाथ रखकर जो है उसका अभिवादन करे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक बार जेम्स के दूत टॉम्सरो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और उसने उसके बाद जो है बैठने के लिए कुर्सी मांगी। ये जो है परंपरा, ये कहाँ की परंपरा है ना, यूरोप की रिवाज थी, ठीक है। ये जो है यूरोप की परंपरा थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। कोई भी जो है राजा के पास जो है उसको जो है कुर्सी नहीं मांग सकता था, ठीक है। जब तक राजा ना बोले तब तक जो है आपको खड़े ही होना है, ठीक है। अभिवादन करके आपको वहीं पे शांत से खड़े होने, ठीक है। तो जब तक राजा कुछ भी आदेश नहीं देता था तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ की परंपरा नियम हुआ करती थी, ठीक है। अब आगे समझिए। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है कि जो यहाँ की डेली रूटीन थी अर्थात यहाँ की जो शासक हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के, इसका जो डेली रूटीन होता था वो क्या होता था, इसके बारे में थोड़ा समझिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बादशाह अपने दिन की शुरुआत जो है सूर्योदय के कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था, ठीक है। पहले जो है कुछ धार्मिक प्रथा करता था, उसके बाद जो है पूर्व की तरफ मुंह करके एक छोटे से सज्जा जिसे जरोखे में आता था, एक छोटे से सज्जा में आता था जिसे जो है जरोखे का दर्शन भी कहा जाता था। उसमें क्या होता था कि इसके नीचे जो है लोग की कई भीड़ें बादशाह की झलक पाने का एक इंतजार करती थी, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता था कि यदि मैं सुबह को ही जो है राजा का फेस देख लो, राजा का चेहरा देख लो तो मेरा जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से गुजरेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वहाँ के लोग मानते थे, ठीक है। तो इसके जरिए जो है वो सारे लोग जो है वो जिस छोटे से सज्जा पे आता था उसके नीचे जो है सारे लोग रहते थे, ठीक है। तो उसका दर्शन के लिए जो है वहाँ पे इंतजार करते थे, ठीक है। तो इसी को जो है जरोखे का दर्शन भी कहा जाता था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि जरोखे का दर्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे समझिए कि लोग, सैनिक, शिल्पकार, किसान, बच्चे आदि ये सारे जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। इस तरह का ये जो है दर्शन करने के लिए इनका वेट करते थे, ठीक है। अकबर द्वारा शुरू की गई जरोखे का दर्शन, मैंने आपको बताया जरोखे का दर्शन क्या होता है, ठीक है, का उद्देश्य जनता के मन में विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था, ठीक है। तो जो है अकबर जो है इस जरोखा का दर्शन का अर्थ इस तरह से ये बताया गया, ठीक है। आगे समझिए कि जरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार में प्राथमिक कार्य के लिए सार्वजनिक सभा भवन अर्थात जिसे दीवान आम कहा जाता है उसमें जाता था। फिर वहाँ राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। उसके बाद 2 घंटा बाद जो है बादशाह दीवान खास में निजी सभाएं और गुप्तनीय
मुद्दों पर चर्चा करता था। अर्थात मैंने आपको क्या बताया कि पहले वो सुबह को उठता था, कुछ धार्मिक परंपराएं करता था, उसके बाद जो है जरोखा का दर्शन करता था, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ घंटा के बाद जो है वो दीवाने आम, अर्थात जिसे सार्वजनिक सभा भवन कहा जाता था, वहाँ पे जाता था, वहाँ पे जो है कार्य को देखता था, ठीक है। उसके बाद जो है वो दीवाने खास में जाता था, ठीक है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन मैं आपको आम भाषा में समझाऊँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप आम से क्या समझ पा रहे हैं, दीवाने आम अर्थात आम लोग, या फिर आम लोग समझ पा रहे हैं, तो आम लोग से तात्पर्य क्या है कि सभी जनता, ठीक है। तो ये जो है सार्वजनिक सभा थी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और वहीं पे दीवाने खास, अर्थात खास शब्द से आपको याद हो जाएगा कि ये जो है कुछ खास कार्य के लिए, अर्थात खुद के लिए कुछ गुप्त मुद्दे पर चर्चा करने के लिए निजी सभाएं रखता था, ठीक है। तो इस तरह से दोनों आप टॉपिक समझ पाएंगे, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। राज्य के वरिष्ठ मंत्री शासक के सामने अपनी याचिका में प्रस्तुत करते थे, ठीक है। और कर अधिकारी जो है हिसाब का ब्यौरा कर रखते थे। तो इस तरह जो है इसका डेली रूटीन जो है वो समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको आशा करता हूँ आपको जो है ये डेली रूटीन जो है इसका समझ में आ गया होगा। शासक दिन में क्या करता था, उसके बाद क्या करता था, उसके बाद क्या करता था, ठीक है। दीवाने आम क्या होता है, दीवाने खास क्या होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, आपको याद हो जाएगा। आप आगे समझिए कि बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्य और वस्तुकारों द्वारा बनाई गई इमारतें का नक्शा को देखता था, ठीक है। जितने भी वो नक्शा बनाते थे इसके जरिए, तो वो जो है सारा कुछ ये देखता था, ठीक है। इस तरह आपको समझ में आ गया इसका डेली रूटीन। अब थोड़ा समझिए कि ये जो है मुगल साम्राज्य, उसमें क्या कुछ भी त्यौहार मनाया जाता था या फिर नहीं मनाया जाता था, ठीक है। ये जो है त्यौहार के अवसर में जो भी त्यौहार उसमें यहाँ पे मनाया जाता था, वो जो है दरबार का माहौल जो है जीवंत हो जाता था, ठीक है। ये इतना अच्छे से सजाया जाता था, चारों तरफ जो है सजावट की जाती थी। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाता था, ठीक है। ये जो है मुगल शासक वो वर्ष में सिर्फ 3 ही त्यौहार मनाया जाता था, ठीक है। जिसमें से पहला जो था वो था शासक का जन्मदिन। शासक का जन्मदिन जब होता था वो जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बाद जो है वसंत आगमन मनाया जाता था, ठीक है। वसंत मौसम का जो आगमन होता है उसको मनाया जाता था। उसके बाद जो है तीसरा त्यौहार वो है नवरोज़। नवरोज़ अर्थात जो नया साल होता है उसको जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, ठीक है। तो ये जो तीनों त्यौहार मैंने आपको बताए, ये तीनों त्यौहार जो है ये मुगल साम्राज्य में मनाए जाते थे, ठीक है। अब आगे समझिए। जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था, ठीक है। और तोलने के पश्चात जो है वो बाद में जो है यह वस्तुएं जो है दान में दी जाती थी, ठीक है। ये आप जो है कोई सीरियल में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक तराजू है, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे शासक बैठता था इसके ऊपर, तराजू के ऊपर, वहीं पे जो है इधर जो है बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे रखी जाती थी, जब तक एक समान ना हो जाए दोनों तरफ, ठीक है। तो जितनी भी वस्तुएं ये यहाँ पे होती थी, ये वस्तुएं जो है सभी को दान में दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका जो त्यौहार किस तरह से मनाया जाता था, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आप समझिए कि वहाँ की जो पदवियाँ, उपहार और भेंट ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझिए। पदवियाँ के बारे में समझिए। राज्याभिषेक समय या किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवी या ग्रहण करते थे, ठीक है। मुगल सिक्कों पर बादशाह की पूरी पदवी होती थी, ठीक है। योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों आगे है, किसी व्यक्ति की उन्नति उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवी से हो जाता था, ठीक है। जिसके पास जितनी बड़ी पदवी होती थी उसे जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही उच्च व्यक्ति, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिसके पास जितनी बड़ी पदवी हो उसे बहुत ही ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त होता था, ठीक है। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली पदवी जो है वो था आसफ का, ठीक है। आसफ का पदवी को उद्भव जो है जिसका ओरिजिन जिसे कहा जाता है वो पैगंबर शासक सुल्तान के मंत्री से हुआ था, ठीक है। ये जो है आसफ का वो जो है आसफ का ये एक पदवी है, ठीक है। वो किसके द्वारा उद्भव हुआ है ना, आप क्या बताइएगा ना, पैगंबर शासक सुल्तान के द्वारा, सुल्तान के मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ जो था अभिजात जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। पदवी या तो अर्जित की जा सकती थी या उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जाते थे, ठीक है। 2 तरह से जो है पदवी को हासिल किया जाता था। पहला तरीका था वो था आप अपना हुनर दिखाइए और अपना जो है पदवी को धारण कीजिए, या फिर जो है कुछ पैसा देके जितना भी मतलब उसका दाम हुआ करता था वो आप पैसा दीजिए, उसके जरिए जो है आप उस पदवी को हासिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीका होता था इसको अर्जित करने का, इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है।
तो आपको मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ पाइएगा। जो एक व्यक्ति का नाम था वो था मीर खान, ठीक है। तो ये मीर खान के पास एक पदवी मिला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मीर खान ने अपने नाम में अ अक्षर लगाने से ये क्या हो जाता था ना, मीर खान जो है अमीर में तब्दील हो जाता था, ठीक है। तो अमीर खान बहुत ही अच्छा नाम आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है मीर खान अपने नाम के आगे अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब की 1 लाख देने का प्रस्ताव किया था, अर्थात 1 लाख रुपए। जो मीर खान था वो सिर्फ आगे में अ लगा लेता था, तो उसके कारण जो है ये अमीर बन जाता था, अमीर खान बन जाता था। तो अमीर खान बन जाता तो इसके जरिए जो है औरंगजेब को जो है 1 लाख रुपया देना पड़ा, उसके जरिए जो है ये मीर खान अमीर खान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक पद को एक अक्षर को लगाने के लिए जो है ये कितना पैसा जो है ये दूसरों से लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि अन्य पुरस्कारों में जामा भी शामिल था। तो जामा क्या होता है ना, यह एक ड्रेस होता है, ठीक है। किस तरह का ड्रेस होता है मैं आपको समझाऊं, जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था। यह राजा के आशीर्वाद का प्रतीक होता था, ठीक है। और वहीं पर जो है एक सरप्पा एक अन्य उपहार था, ठीक है। ये जो जामा होता है वो ऊपर से नीचे तक होता था, ठीक है। अब ये सरप्पा क्या होता है इसे थोड़ा समझिए। ये सरप्पा जो है ये सर से पांव तक होता था, पूरा सर से पांव तक पूरा ढक जाता था। इस तरह का एक ड्रेस हुआ करता था जिसका नाम था सरप्पा, ठीक है। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। ये जो उपहार है उसका 3 हिस्सा होता था। पहला जो होता था वो था जामा, वहीं पर दूसरा था वो था पगड़ी, और तीसरा था पटका, ठीक है। ये जो तीनों हिस्सा है वो किसका हिस्सा था ना, सरप्पा का, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कई बार बादशाह द्वारा रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता था कि जो सरप्पा होता था, जामा होता था, पगड़ी पटका, ये सारा जो होता था इसके जरिए जो है इसके साथ साथ जो है कुछ कुछ रत्न कुछ कुछ आभूषण भी दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बहुत खास परिस्थिति में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में देते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राजा जो है वो किस तरह से जो है किसी को उपहार देता था, किसी को भेंट देता था, तो क्या देता था क्या नहीं देता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दरबारी भाषा के पास कभी कभी खाली हाथ नहीं जाता था, ठीक है। कोई भी जो दरबारी इतिहासकार होता था या फिर दरबारी भाषा जो बोलता है वो आता था, तो कभी भी जो है वो खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना तो कुछ लेकर ही जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। वह ना तो नज्र के रूप में थोड़ा सा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था, ठीक है। तो ये जो है कोई ना कुछ थोड़ा सा भी धन जो है ये इसको जो है बादशाह को देना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है शाही परिवार, ठीक है दोस्तों। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाही परिवार से आप क्या समझ पा रहे हैं ना, शाही अर्थात शासक, और परिवार तो आप समझ ही पा रहे होंगे जैसे कि आपका एक परिवार है, ठीक है। तो ये जो है शाही परिवार अर्थात शासक का परिवार, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करता है। ये जो हरम है ये मुगलों का कुछ एक घर होता था, ठीक है, जिसका नाम था हरम, ठीक है। यह शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य होता है पवित्र स्थान, ठीक है। जो शासक का घर होता था उसे जो है उसे हरम शब्द कहा जाता था, ठीक है। और हरम शब्द का अर्थ होता था फारसी भाषा में वो था पवित्र स्थान, ठीक है। तो ये जो है पवित्र स्थान माना जाता था फारसी भाषा में, ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है जो शब्द होता है वो है हरम, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हरम जो है एक उसका घर का नाम हुआ करता था, घर का नाम का शब्द हुआ करता था, ठीक है। जो फारसी भाषा में यह इसका जो अनुवाद अर्थात इसका अर्थ होता है वो है पवित्र स्थान, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां उपपत्नियां नजदीकी एवं दूर के रिश्तेदार व महिला जो है एवं गुलाम होते थे, ठीक है। तो इसका परिवार में ये होते थे, कौन कौन मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया उसके रिश्तेदार हुआ करते थे, तो महिलाएं हुआ करती थी, तो उसके गुलाम हुआ करते थे। तो ये जो है सारे जो है इसके परिवार में हुआ करते थे। उसके बाद माता, सौतेली माँ, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे, ये सारे जो है इसके परिवार में हुआ करते थे, ठीक है। अब आगे समझिए। शासक वर्ग में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुआ करते थे वो एक से ज़्यादा विवाह करते थे, ठीक है। तो ये जो है बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी उस समय, ठीक है। राजपूत परिवार एवं मुगल द्वारा मुगल दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने में एवं मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तरीका था। क्या था ना, विवाह, अर्थात ये जो राजपूत हुआ करते थे वो और
जो मुगल शासक हुआ करते थे वो, उस दोनों के बीच अगर मित्र का मतलब एक संबंध स्थापित करना है तो उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका, एक जरिया होता था, वो था विवाह करवाना। ठीक है, अगर राजपूत की कोई लड़की हुआ करती थी, उसका शादी जो है मुगल के कोई शासक द्वारा किया जाता कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है एक मित्र स्थापित करने का एक तरीका हुआ करता था। ठीक है, किसके बीच ना, राजपूत और मुगल के बीच। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप मान्यता एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। ठीक है, ये जो है विवाह के पश्चात, विवाह में क्या होता था कि ये जो पुत्री हुआ करती थी उसको कोई क्षेत्र जो है उपहार में गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाता था। ठीक है, मुगल परिवार में शाही परिवार से जाने वाली स्त्रियां जिसे बेगम कहा जाता था, और अन्य स्त्रियां जिसे अगाहा कहा जाता था, जिसका जन्म जो है कुलीन परिवार में होता था। ठीक है, मैं आपको 3 नामे और 3 शब्द बताऊंगा, आपको उसका अर्थ जानना चाहिए। ठीक है, पहला जो अर्थ है, पहला जो शब्द है वो था बेगम। ठीक है, वहीं दूसरा था वो था अगाहा, और तीसरा जो था वो था अगाचा। ठीक है, ये तीनों शब्द दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहिए। पहला जो बेगम है, इसका अर्थ होता है तीनों जो है वो, तीनों जो है ये बेगम, अगाहा और अगाचा, ये तीनों जो है मुगल साम्राज्य की जो शासक हुआ करते थे उसकी पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, तो बेगम किसे कहा जाता था, जो अमीर घर की बेटी हुआ करती थी, जो अमीर घर से जन्मी थी। ठीक है, तो उसे जो है बेगम का दर्जा दिया जाता था। वहीं पर अगाहा जो है उसका नीच, थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा गरीब परिवार में पैदा ली है, तो उसको जो है अगाहा कहा जाता था। वहीं पे जो तीसरी होती थी अगाचा, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे लो कैटेगरी की है या फिर बहुत ही गरीब फैमिली की है, तो उसे जो है अगाचा कहा जाता था। ठीक है, तो इस तीनों का मतलब आप समझ गए, अब आगे समझिए। मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्री, मैंने आपको बता दिया बेगम भी अगाहा। ठीक है, तो इसका जो है परिवार, जिसका परिवार जो है कुलीन में नहीं होता था उसे अगाहा कहा जाता था, जिसका जन्म है वो कुलीन परिवार में होता था तो उसे बेगम कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो आप बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, अब आगे समझिए कि इसमें जो है अंतर रखा जाता था। दहेज, जिसे मेहर कहा जाता है, इसके रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के लिए विवाह करने आई। ठीक है, बेगम को अपने पत्नियों के स्वाभाविक रूप से अगाह की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा सम्मान मिलता था। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी है कि जिसके पास जो मैंने आपको क्या समझाया ना, कि दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद या बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करने आई बेगमों को अपने पतियों के स्वाभाविक रूप से अगाह की तुलना में अधिक दर्जा प्राप्त था। अर्थात जो बेगम हुआ करती थी, जो उच्च फैमिली में, जो अमीर फैमिली में जन्म लेती थी, उसका विवाह जब होता था इसके साथ, जिसे बेगम कहा जाता था, वो जो है इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, किसके मुकाबले ना, अगाहा और अगाचा जो होती थी उसके तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बेगम को जो है बहुत ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि उप पत्नियाँ जो होती थी उसे अगाचा कहा जाता था। ठीक है, उप पत्नियाँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा निम्न हुआ करती थी। ठीक है, अब आगे समझिए कि इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने दर्जे के हिसाब से उपहार भी मिलते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो नगद मासिक जो है उसके भत्ता और अपने दर्जे के हिसाब से जो है ऐसे भेंट में मतलब भेंट में कुछ गिफ्ट मिल जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए कि यदि पति की इच्छा हो तो उसे जो है, यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो, तो अगाह और अगाचा जो है वो बेगम की स्थिति ले सकती थी। अर्थात कोई शासक है, ठीक है, वो शासक जो है 4 विवाह नहीं किया है, सोचिए ये 3 विवाह किया है। ठीक है, तो ये 3 विवाह में जो अगाह और अगाचा होती है, इस दोनों को भी जो है वो चाहे तो इसको जो है बेगम की स्थिति दिला सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये राजा के ऊपर निर्भर होता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। मुगल परिवार में अपने महिला और पुरुष गुलाम भी होते थे। ठीक है, वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल बुद्धिमत्ता वाले कार्य में निपुण होते थे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो साधारण स्त्रियां हुआ करती थी वो साधारण कार्य से लेकर, मतलब जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उससे लेकर जो बुद्धिमत्ता, अर्थात बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है जो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कुछ कार्य के लिए, तो वो कार्य भी जो है ये स्त्रियां कर लेती थी। ठीक है, नूरजहां के बाद मुगल रानी और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। शाहजहां की पुत्रियों, जिसका नाम था जहां आरा और रोशन आरा, ठीक है, वो को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। ये मनसबदार क्या होते हैं, ये एक पोस्ट हुआ करता था। ठीक है, ये आप थोड़ा समझिए इसके बारे में, ये एक तरह का पोस्ट रैंक, इस तरह से आपको समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि जब जो शाहजहां की पुत्री होती थी जहां आरा और रोशन आरा, इसके नेतृत्व में क्या होता था, इसे थोड़ा समझिए।
इसके अलावा जहारा को सूरत के बंदरगाह नगर को जो विदेशी व्यापार का केंद्र था वो क्या किया ना, वहाँ से जो है राजस्व प्राप्त करने का जो है हिस्सा जो है इसे अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, कौन था? जहारा। जहारा थी एक शाहजहाँ की पुत्री थी। ठीक है, ये शाहजहाँ की पुत्री जो थी वो सूरत के बंदरगाह पर, सूरत का जो बंदरगाह होता था वो विदेशी व्यापार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केंद्र था। ठीक है, प्रमुख केंद्र था। तो वहाँ से जो है जितना भी टैक्स वहाँ से प्राप्त होता था उसे जो है इसको अधिकार था टैक्स प्राप्त करने का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बंदरगाह होता था सूरत का, वहाँ से जो टैक्स प्राप्त करने का टैक्स कौन प्राप्त करता था ना, जहारा प्राप्त करती थी। ठीक है, तो ये जहारा कौन थी? जहारा एक पुत्री थी किसकी ना, शाहजहां की। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए, संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार को महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारत और बागों का निर्माण का अधिकार दे दिया। ठीक है, और जहारा ने शाहजहां की नई राजधानियां शाहजहानाबाद की गई। ठीक है, और कई वस्तु कलात्मक परियोजना में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों का वहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, कितना ज़्यादा कार्य दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक का जो रूपरेखा है वो जहाँ आरा ने बनाई थी। ठीक है, ये जो है जहाँ आरा, ये जो है चांदनी चौक का जो रूपरेखा था उसको निर्माण करती है। ठीक है, जो कि शाहजहानाबाद का एक हृदय स्थल था। शाहजहानाबाद कौन था, मतलब क्या था ना, शाहजहानाबाद एक पांडुलिपि है, एक ग्रंथ है, एक साहित्य है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है ना, शाहजहां का जो शासनकाल था उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसकी कौन लिखा है तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका जो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हृदय का स्थल था वो था चांदनी चौक। ठीक है, ये चांदनी चौक का जो रूपरेखा था वो कौन तैयार किया था ना, जहां आरा ने तैयार की थी। ठीक है, ये जहां आरा कौन थी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दी है। ठीक है, अब आगे समझिए, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। ठीक है, ये जो गुलबदन थी वो जो है हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा कौन था? हुमायूं कौन था? हुमायूं जो था वो दूसरा सम्राट था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, आपको याद होगा, आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे समझिए कि हुमायूं नामा में हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हुमायूं नामा जो है वो जो है मुगल की जो द्वितीय सम्राट था हुमायूं, उसके बारे में जो है उसका घरेलू दुनिया के बारे में जो है जानकारी मिलती है। किसमें ना, हुमायूं नामा में। जो कौन लिखा है ना, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझिए कि गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं का बहन और अकबर की चाची थी। ठीक है दोस्तों, आपको ब्लड रिलेशन आपको आता होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जैसे कि बाबर था। ठीक है, बाबर का बेटा था वो था हुमायूं। ठीक है, ये हुमायूं था, कौन था? बाबर का बेटा। ठीक है, तो ये जो गुलबदन बेगम थी, गुलबदन बेगम वो बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ये गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी। तो ये बाबर की पुत्री थी, ये बाबर की बेटी थी, और ये जो है बाबर का बेटा था। तो ये दोनों भाई बहन हो गया। ठीक है, और ये जो है अकबर जो कि हुमायूं का बेटा है अकबर, तो ये जो है अकबर कौन हो गए इसकी ना, इसकी जो है एक फुआ के तौर पर हो गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए कि गुलबदन जो कि मैंने आपको बता दिया तुर्की एवं फारसी भाषा में धारा प्रवाह लिख सकती थी। ठीक है, ये जो है गुलबदन वो तुर्की और फारसी भाषा में जो है ये धारा प्रवाह को लिख सकती थी। ठीक है, अकबर ने जब अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, जब अकबर ने क्या किया, अकबर ने जो अबुल फजल को अपना इतिहास लिखने को नियुक्त किया, तब उस समय जो है अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय संस्मरण को लिपिबद्ध करने का आग्रह जो है किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है समझ पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, ये दोस्तों ये था शाही परिवार के बारे में, शासक के जो परिवार थे उसके बारे में। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा समझिए शाही नौकरशाही के बारे में। ठीक है, शाही नौकरशाही के बारे में आप क्या समझ पा रहे हैं? शाही अर्थात शाही से आप समझ पा रहे होंगे शासक। ठीक है, वहीं पर जो है नौकरशाही इसका अर्थ पा रहे होंगे जो नौकर जो दूसरे के लिए कार्य करता है। ठीक है, दूसरा का बात मानता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो शाही नौकरशाही के बारे में थोड़ा सा समझिए। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा समझिए। नौकरशाही में आप पहले समझिए कि भर्ती की प्रक्रिया और पद, ये जो है नौकरशाही का जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, और इसका पद क्या क्या होता है इसे थोड़ा समझिए। ठीक है,
मुगल साम्राज्य में शासक जो है वो केंद्र में होता है, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। उसका जो पूरा सत्ता पर नियंत्रण होता था, ठीक है। लेकिन शासक अपने साम्राज्य को चलाने के लिए नौकरशाही पर निर्भर था, ठीक है। यदि दोस्तों मैं आपको समझाऊं कि यदि शासक के घर में बहुत सारे कार्य होते थे, ठीक है, तो उसमें जो है नौकरशाही नहीं रहेगा तो उसका कार्य कौन कर देगा, ठीक है। तो नौकरशाही जो है ये इस पर निर्भर करता था, ठीक है। अब आगे समझिए, मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके उत्तराधिकारी का दल था, ठीक है। और जिसमें इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो नौकरशाही होता था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे अधिकारी थे, उसका दल था, ठीक है। और ये जो है अभिजात वर्ग हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। अब आगे समझिए कि अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय और धार्मिक समूह से होती थी, ठीक है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके, ठीक है। तो इस तरह से हुआ करता था कि यह कोई भी ऐसा जैसे कि ये एक नौकरशाही का दल है, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग को इसमें घुसाया जाता था, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक ही जाति को घुसाया जाएगा, एक ही धार्मिक परंपराओं को मानने वाला को घुसाया जाएगा, तो इसमें जो है एक दल खड़ा हो जाएगा, एक दल हो जाएगा, ठीक है। तो वो दल जो है प्रशासक के लिए बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है राजा के ऊपर ये दल जो है कभी कभी हमला भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है एक दल को जो है वो उसको घुसाया नहीं करता था, ठीक है। कि आपको समझ में आ गया होगा। मुगल के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में भी वर्णित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है मुगल का अधिकारी वर्ग, इसको जो है गुलदस्ते के रूप में भी वर्णित किया गया है, ठीक है। जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इस इतना ज़्यादा वफादारी था तो इसको जो है गुलदस्ते के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अकबर के समय में भी ईरानी तुरानी अभिजात वर्ग थे, ठीक है। इसमें से कुछ हुमायूं के साथ भी चले गए थे, ठीक है। जब हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से, मैंने आपको बताया था 1540 में, तो ये 1540 में जो है ईरान भाग गया था, ठीक है। तो इसके साथ जो है ईरान तुर्की अभिजात वर्ग ये सारे जो है इसके साथ चले गए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप आगे समझिए। 1560 से आगे राजपूतों एवं भारतीय मुसलमानों से शाही सेवा में प्रवेश किया, ठीक है। और इसमें जो है नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो एक राजदूत मुखिया अम्बिर का राजा भारमल कछवा था, ठीक है। ये जो है सबसे पहला व्यक्ति था यहाँ का नियुक्त होने वाला, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे समझिए कि जिसकी पुत्री से के साथ इसका विवाह हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये जो है भारमल कछवा, इसकी जो पुत्री थी उसका विवाह जो है अकबर के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे समझिए कि शिक्षा की ओर झुकाव होने वाले हिंदू जातीय के सदस्य को भी पदोन्नत किया जाता था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं तो अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, जो खित्री जाति का था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपको याद भी होना चाहिए कि अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल, ठीक है, जो कि एक खत्री जाति का था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए, ठीक है। और जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां जो कि ईरानी थी, ठीक है, औरंगजेब ने राजपूत को उच्च पद में नियुक्त किया था, ठीक है। औरंगजेब का जब शासन चल रहा था, ठीक है, तो उसमें जो उच्च पद था वो था राजपूत का, ठीक है। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे काफ़ी संख्या में थे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ का अधिकारी दल था उसमें जो है ज़्यादातर जो है वहाँ पे मराठे जो है उसमें ज़्यादा शामिल थे, ठीक है। और सभी सरकारी अधिकारी के दर्जे और पद में दो तरह के ओहदे होते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओहदे अर्थात इसका अर्थ होता है पद, ठीक है दोस्तों, पोस्ट, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जिसमें से दो पद था वो था जात और सवार, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी समझिए कि जात क्या होता है और सवार क्या होता है। जात शाही पद्मानुक्रम में अधिकारी मान सबदार, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है इसके बारे में, ठीक है। मनसबदार, ठीक है, इसके पद और वेतन को सूचक करता था, ठीक है। तो ये दो जात का कार्य था, ठीक है। वहीं पे सवार जो होता था वो ये सूचित करता था कि उससे सेवा में कितना घुड़सवार रखना का अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोनों का कार्य मैंने बता दिया, जात क्या होता है, सवार क्या होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सैन्य अभियान में यह अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है कोई भी कंपटीशन में जो है ये भाग लेते थे, ठीक है। अब आगे समझिए कि प्रांत में वे साम्राज्य के अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सेना जो है वो सैनिक कमांडर घुड़सवार को भर्ती करता था, ठीक है। ये जो है सेना कमांडर जो था वो घुड़सवार की भर्ती करता था, ठीक है। उन्हें हथियार और प्रशिक्षण देता था, ठीक है। घुड़सवार
फौज मुगल सेना का महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, ये जो घुड़सवार था, घुड़सवार फौज, वो था मुगल साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सेना था। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। घुड़सवार सवाई सिपाही शाही निशान से दागे हुए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का घोड़ा यहाँ पे होता था। ठीक है, अब आगे समझिए। निम्न पदों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियां, निरीक्षण और बदलाव करता था। ठीक है, मनसब प्रथा की शुरुआत जो है अकबर ने की थी। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये जो मनसब प्रथा, ये जो है कौन स्टार्ट किया था ना, अकबर ने। ठीक है, तो अब आगे समझिए कि अभिजात वर्ग के सदस्य के लिए शाही सेवा, शक्ति, प्रतिष्ठा, धन प्राप्त करने का एक जरिया था। ठीक है, अभिजात वर्ग के सदस्य के लिए शाही सेवा, शक्ति, प्रतिष्ठा, धन प्राप्त करने का जो एक तरीका था वो था मन सब प्रथा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सेवा में आने वाले इच्छुक व्यक्ति का एक अभिजात के जरिए याचिका देता था। ठीक है, याचिका अर्थात एप्लीकेशन दिया जाता था। ठीक है, तो सेवा में आने का इच्छुक जो व्यक्ति जो है इस दल में आना चाहता था। ठीक है, तो उसका जो इच्छा था वो एक अभिजात के जरिए, एक अभिजात जो कि एक अमीर घर का व्यक्ति हुआ करता था, उसको जो है एक याचिका देता था। याचिका अर्थात एक एप्लीकेशन देता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि जो बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाती थी। ठीक है, ये जो अभिजात जिसको देता था याचिका, ठीक है, तो ये अभिजात जो है ये बादशाह को आकर देता था, उसके सामने जो है प्रस्तुत करता था। ठीक है, आगे याचिकाकर्ता योग्य व्यक्ति है तो यदि कोई जो है उसके जिस कार्य के लिए वो याचिका दिया है उस कार्य के लिए जो है वो योग्य है, उसके लिए मतलब सटीक है, मतलब अच्छा है, तो उसको जो है मनसब प्रदान किया जाता था। ठीक है, और मिरोवक्ची दरबार में बादशाह एवं बादशाह के दाएं और बाएं खड़ा होता था। ठीक है, ये जो है मिरभिक्षु, ये क्या होता था कि दरबार में जो बादशाह हुआ करते थे उसके जो है दाएं और बाएं और जो है ये खड़ा होता था। ठीक है, सॉरी, दाएं और सिर्फ खड़ा होता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि मिरभिक्षु दरबारी जो होते थे वो बादशाह की दाएं और खड़े होते थे। ठीक है, और ये जो मिरभिक्षु थे, मिरभिक्षु होती थी, इसका कार्य क्या होता था न नियुक्ति एवं पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। ठीक है, जितने भी उम्मीदवार होते थे, जितने भी पदोन्नत होते थे, जिसको पद उन्नत करना हो, ठीक है, तो उसको जो है ये प्रस्तुत करता था। कौन? मिरवक्ची। ठीक है, आगे समझिए कि जबकि उसका कार्यालय उसकी मोहर और हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर और हस्ताक्षर वाले आदेशों का तैयार करता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है मिरवक्ची का कार्य आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। केंद्र में अन्य महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, जैसे कि दीवान आला जिसे वित्त मंत्री कहा जाता था, वहीं सदर उस सिद्धूर जिसे अनुदान का मंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्थानीय न्यायाधीश या कार्यों की नियुक्ति की प्रभारी। ठीक है, और आगे समझिए कि तैनात ए रकाब, ये जो है दरबार में नियुक्ति अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसमें कभी भी प्रांत या सैन्य अभियान में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये इस तरह का कार्य करता था। ठीक है, अब आगे समझिए। यह बादशाह और उसके घराने की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता था। कौन? न तैनात रकाब। ठीक है, तथा दिन में 2 बार सुबह और शाम सार्वजनिक सभा में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने का कर्तव्य से बंधे हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं तैनात रकाब के बारे में। ठीक है, अब आगे समझिए। अब आगे है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है सूचना और साम्राज्य। ठीक है, ये जो सूचना और साम्राज्य, ये जो है मुगल साम्राज्य की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे थोड़ा समझिए। सूचना क्या होती है आपको समझ में आएगा कि जो एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जाता था कोई भी सूचना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो है जो कल आपका स्कूल छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको सूचना दिया, तो ये एक सूचना हुआ। ठीक है, और उसका साम्राज्य। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये जो है सटीक और विस्तृत आलेख ये जो तैयार करना जो है मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? कि मिरवक्ची दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। यह लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों व दस्तावेजों तथा सभी आदेशों फरमान का आलेख तैयार करते थे। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण लिखते थे। ठीक है, ये जो है मैंने आपको बताया, ये जो है सभी कार्यों का विवरण लिखते थे। ठीक है, अखबारात, इसमें क्या होता था कि अखबारात तैयार करते थे। इसमें हर तरह की सूचनाएं होती थी। ठीक है, जैसे कि दरबार की उपस्थितियां,
पदवियों का नाम, ठीक है, ये जो है दान, उसके बाद राजनयिक शिष्टमंडल, उपहार, ये सारे जो है अखबारात में जो है इसमें लिखे जाते थे। ठीक है, तो इस तरह की सूचनाएं जो है अखबारात में मिलती थी। ठीक है, अब आगे समझिए। समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक व्यवस्था के जरिए मुगल शासक के अधीन क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाए जाते थे। ठीक है, बांस के डिब्बे में लपेट कर कागजों को लेकर हरकारों के दल एक जगह से दूसरी जगह दिन रात दौड़ते रहते थे। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी सूचना अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सोचिए कि एक जगह से दूसरा जगह जाना है, अर्थात इसका जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर के अंदर जो है बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति यहाँ से दौड़ कर जाएगा, इसको सूचना देगा। ठीक है, तो ये सूचना को लेकर फिर एक दौड़ के इसको देगा, फिर इस दौड़ कर इसको देगा, फिर दौड़ कर ये इसको देगा। तो इस तरह से जो है सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, तो ये से थोड़ा समझिए। प्रांतीय प्रशासन में यहाँ पे क्या होता था। ठीक है, केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांत में दोहराया गया। ठीक है, जो केंद्र में होता था उसे भी प्रांत में दोहराया गया। ठीक है, अब आगे है कि यह भी केंद्र के समान मंत्री के अनुरूप अधीनस्थ दीवान एवं मिरभक्षी जो होती थी वो सदर होते थे, उसके जरिए जो है इस तरह का कार्य यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, प्रांतीय शासन का प्रमुख जो होता था वो गवर्नर और सूबेदार होता था। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ थोड़ा समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक साम्राज्य है। ठीक है, ये साम्राज्य को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, ये जो मुगल शासक हैं वो इसको प्रांत में बांट दिया। ठीक है, इस प्रांत का जो है एक एक अलग अलग गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, अलग अलग सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है मुगल साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था उसका जो है महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, बहुत ही प्रमुख था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था, कौन? न गवर्नर, जिसे सूबेदार भी कहा जाता था। ठीक है, प्रत्येक सूबे, अर्थात सूबे से अर्थ है सूबेदार। ठीक है, प्रत्येक सूबेदार कई सरकारों में बटा था। ठीक है, इन इलाकों में फौजदारों की विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियां के साथ साथ रखी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अधिकारियों कानून अंगों राजस्व आलेख रखने वाला होता था। ठीक है, तो जो 3 अंग होता था उसमें से पहला मैंने आपको समझा दिया, कानून अंग, जो कि राजस्व आलेख रखने वाला होता था। राजस्व का जितना भी है, मतलब कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं टैक्स दे रहा है, इसका जो है पूरा सूची इसके पास होता था, इसके पास कानूनों के पास। ठीक है, उसमें दूसरा होता था चौधरी, जो कि राजस्व संग्रह प्रभारी, अर्थात ये जो है टैक्स को कलेक्ट करता था। ठीक है, ये जो है काजी द्वारा की जाती थी। तो तीसरा था काजी। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे समझिए। शासक के हर विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। ठीक है, तो ये जो है सारे जो है इसके पास हुआ करता था। ठीक है, जो दक्ष अधिकारी होते थे, दक्ष अधिकारी करने का मतलब है जो किसी भी कार्य, जैसे कि कोई चित्रकार बना रहा है, कोई चित्र बना रहा है, तो चित्र में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो है दक्ष बोला जाता था। ठीक है, तो ये इसमें जो है दक्ष कार्य हुआ करते थे। यह काफ़ी संख्या में लिखित आदेश और वृत्तांत तैयार करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। अब आगे समझिए। फारसी शासन की भाषा जो थी वो जी बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। ठीक है, ये फारसी जो है शासन की प्रमुख भाषा थी। ठीक है, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो ग्राम में जो भी कुछ भी लिखा जाता था तो वो स्थानीय भाषा द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती थी। ठीक है, अब आगे समझिए। मुगल इतिहासकारों ने बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और स्थानीय जमींदार और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच जो है संबंध कई बार संसाधन और बंटवारे के लेकर जो है इसमें संघर्ष हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो स्थानीय जमींदार हुआ करते थे और जो मुगल साम्राज्य के शासक हुआ करते थे उसके बीच जो है कभी कभी जो है झगड़ा देखने को मिलता है, कभी कभी संघर्ष देखने को मिलता है। तो उसका कारण क्या होता है? ना संसाधन जो होते थे उसके लिए और सत्ता के बंटवारा के लिए। तो ये 2 जो कारण हुआ करता था उसके जरिए जो है यहाँ पे तनाव दिखता है। ठीक है, किसके बीच? ना जमींदारों के बीच और मुगल साम्राज्य के शासकों के बीच। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो है यहाँ पे झगड़ा भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे समझिए। सीमाओं से परे, सीमाओं के परे। ठीक है, इतिवृत्त के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई पदवियां को इतिवृत्त में लिखा गया है। ठीक है, इतिहास में जितने भी लेखक द्वारा पदवियां प्राप्त किया गया है वो इतिवृत्त में लिखा गया है। ठीक है, 1-2 में इतिवृत्त का नाम बताऊं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां,
इसका अर्थ क्या होता है ना, सहसा, इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, ठीक है। तो वहीं जहांगीर का अर्थ होता है विश्व पर कब्जा करने वाला राजा, ठीक है। तो वहीं पर शाहजहां का अर्थ होता है विश्व का राजा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों के बारे में समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सफावी और कंधार, ठीक है। पहले आप ये समझिए कि सफावी क्या होता है, ये एक ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर कंधार जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। अब आगे समझिए, भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के इच्छुक व्यक्ति को मध्य एशिया के रास्ते हुए उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदकुश को पार करना होता था, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है भारत में आना चाहता था, उत्तर भारत में आना चाहता था, तो उसे जो है हिंदकुश को पार करना पड़ता था। आप यदि मैप में देखिएगा तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। मुगल नीति को हमेशा यह प्रयास रहा है कि सामरिक महत्व को चौकियां विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इसे खतरे से बचाया जाता था, ठीक है। तो ये जो है सामरिक रूप से जो है ये विशेषकर काबुल और कंधार जो है वो पाकिस्तान में, सॉरी वर्तमान में जो है वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो वहां पर जो है नियंत्रण के लिए जो है इसे खतरे से बचाया जाता था, ठीक है। अब आगे है कि कंधार के लिए सफावी और मुगलों के बीच झगड़े का जड़ था। ये जो है सफावी और मुगल इसके दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। उसका सबसे ज़्यादा प्रमुख रीजन था वो था कंधार। कंधार एक जगह का नाम है जो इस पर जो है नियंत्रण करना चाहते थे ये दोनों सफावी और मुगल। तो इसके बीच जो है इसके कारण जो है इन लोग दोनों के बीच जो है युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे समझिए, यह किला नगर शुरू में जो है हुमायूं के पास था, हुमायूं के अधिकार में था, ठीक है। तो 1595 में जो है ये अकबर ने जीत लिया था, ठीक है। और सफावी दरबार के मुगलों के साथ अपने राजकीय संबंध बनाए रखे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सफावी दरबार थे वो मुगल के साथ जो है अच्छा संबंध एक बनाए रखे, ठीक है। लेकिन कंधार पर दावा करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि जो है कंधार पर नियंत्रण करने का दावा करते रहे, ठीक है। इसको मतलब इनकार नहीं करे, ठीक है। अब आगे समझिए, 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकारियों में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजदूत भेजा। लेकिन यहाँ पे जो है नहीं हो पाए, ठीक है, असफल रहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1622 में सर्दियों में एक फारसी सेना जो है वो कंधार पर घेरा डाला, ठीक है। ये जो है फारसी सेना जो कि 1622 में आया था सर्दी के मौसम में, तो ये यहाँ पे आता है। उसके बाद क्या होता है कि मुगल रक्षक जो है वो सेना पर पूरी तरह से जो है तैयार नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है वो पराजित हो जाती है, हार जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो मुगल सेना है वो किला और नगर ये दोनों जो है सफावी को देना पड़ता था, ठीक है, सौंप दिए। इसके बाद जो है इस तरह से हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि जो किस तरह से ये जो है मुगल जो है वो उसकी जो सेना होती थी वो हार जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है किला नगर जो है वो सफावी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सफावी और कंधार, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे समझिए ओटोमन साम्राज्य और तीर्थ यात्रा और व्यापार। ओटोमन साम्राज्य के बारे में आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध जो है इस प्रकार से बनाए कि ओटोमन नियंत्रण वाले इस क्षेत्र अपने व्यापार व तीर्थ यात्राओं के स्वतंत्र आगमन को बरकरार रखवा सके, ठीक है। ये जो है ओटोमन साम्राज्य के लोग वो अपने मुगलों के साथ इस तरह से मतलब संबंध बना के रखे कि वो जो है अपने आसपास मतलब उसके वहाँ ये जा सकते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के संबंध यहाँ पे बनाए रखे, ठीक है। ओटोमन क्षेत्र की तरफ मक्का मदीना और जैसे जो है तीर्थ स्थल मिलते हैं, ठीक है। ये जो है ओटोमन साम्राज्य में किस तरह का जो मक्का मदीना जो है आप मैप में देखिएगा तो आप समझ में जो है आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्र के साथ अपने संबंध में मुगल बादशाह धर्म और वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था, ठीक है। व्यापार से अर्जित आय को इस इलाके के धर्म स्थल व और फकीर में दान में बांट देता था, तो ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा समझिए मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, जेसुइट्स आप समझ पाएंगे ईसाई, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारक यात्री व्यापारी के विवरण से मिलता है, ठीक है। यूरोप को जो है भारत के बारे में जानकारी किस तरह से मिलती है, तो मैंने आपको समझाया जेसुइट धर्म प्रचारक के बारे में इससे प्राप्त होती है, तो वहीं यात्री के जरिए जो है इसको प्राप्त होता है। तो वहीं पर जो है व्यापारी के विवरण से जो है यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त होता है, किसको ना, यूरोपों को, ठीक है। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरण में जेसुइट वृत्तांत जो है सबसे पुराना है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में पुर्तगाली व्यापारी आए। पुर्तगाली व्यापारी में आप वास्को डी गामा, आपके इसके बारे में आप
समझ पाएंगे। पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है 15वीं शताब्दी में आता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पता होगा, ठीक है। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में रुचि रखता था, ठीक है। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने का उत्सुक था, ठीक है। ये जो अकबर हुआ करता था, जो कि मुगल साम्राज्य का शासक था, वो ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है। उसने जेसुइट पदवियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गांव गोवा भेजा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि जो अकबर था वो अपना एक दूत भेजता है, कहाँ ना, गोवा, ठीक है। उसके बाद समझिए कि पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा, ठीक है। लगभग यहाँ पे 2 साल रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कब जाता है ना, 1580 में जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 साल रहता है, ठीक है। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टाचार 1591 और 1595 में भेजे गए थे, ठीक है। तो ये जो है 91 में भेजा गया, 95 में भेजा गया, इससे पहले जो है 80 में भेजा गया, ठीक है। तो इस तरह से दूत जो है यहाँ पे भेजे जाते थे, ठीक है, अकबर के द्वारा। अब आगे समझिए, अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक जेसुइट लोगों को स्थान दिया जाता था, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब आगे समझिए, औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, ठीक है। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्य के प्रति अकबर ने उच्च आदर प्रदर्शित किया, ठीक है। उससे जो है वो प्रभावित हुए, ठीक है। इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने में विद्वान मुस्लिम, हिंदू, जैन, फारसी और ईसाइयों के बीच अंतर धार्मिक विविधताओं को जन्म दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे है दोस्तों, धीरे धीरे अकबर रूढ़िवादी तरीकों से दूर जाता रहा, ठीक है। जो भी रूढ़िवादी, आपको पता होगा कि जो पुराने परंपराएं होते हैं उससे जो है ये दूर जाता रहा, ठीक है। प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवी उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्रावी रूप में जो है उसके और जो है ये बढ़ता गया, ठीक है। कौन ना, अकबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर जो है दोस्तों एंड होता है, ठीक है, समाप्त होता है। आशा करता हूँ मैंने जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स बताए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है नोट्स सारे जो है प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, PDF सहित, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है